इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 101। हाथ से बने नूडल्स नहीं। रणविजय ने ठहाके के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, बढ़िया हाथ से खींचे गए नूडल्स बनाने के लिए। बेशक मिंगमैंग बढ़िया हाथ से खींचे गए नूडल्स खाना चाहती है, इसलिए बॉस ने निश्चित रूप से इसे बहुत खास बनाया है। झाओ फैंग एक तरफ हंसा। मैं समझ गया। मैं बस सोच रहा था कि नूडल्स क्यों बना रहे हैं। यह मिंगमैंग है जो उन्हें खाना चाहती है। लियांग मिंग ने नाक सिकुड़ी। बॉस ने मूल रूप से मिंगमैंग के सभी अनुरोधों को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया। लियांग मिंग जानता था कि वे अभी तक भोजन का ऑर्डर नहीं दे पाए हैं। हाँ, रणविजय ने सिर हिलाया और उसके हाथ हिलने लगे। उसने अपने हाथों से आटा पकड़ा और आभा लगातार हथेलियों के माध्यम से आटे पर इकट्ठा हो रही थी। भुजाएं फैली हुई थीं और आटा एक हाथ जितना मोटा सिलेंडर में फैला हुआ था। रणविजय ने जब खाना बनाना शुरू किया तो कमरे में मौजूद लोगों की निगाहें धीरे धीरे जमने लगीं। जब भी रणविजय खाना बनाना शुरू करते तो वे हमेशा कुछ देर तक देखते रहते, क्योंकि रणविजय की हरकतें उनके लिए बस कलाकार थीं। लोगों की नज़र में रणविजय के हाथ अलग अलग आवृत्तियों पर घूमते थे। हथेली पर रखा आटा घूमने लगा और धीरे धीरे आटा बारीक होता जा रहा था, जबकि घुमाव तेज और तेज होता जा रहा था, जैसे समुद्र में धीरे धीरे भंवर बन रहा हो। इस बीच रणविजय की आभा दाहिने हाथ पर केंद्रित थी और 5 उंगलियां मुट्ठी बना रही थीं। आध्यात्मिक मार्गदर्शन में एक छोटी उंगली जैसी नूडल उंगलियों के बीच से उड़कर उबलते बर्तन में जा गिरी। क्या नूडल्स उंगली जितनी मोटी थीं? ऐसा तो था ही नहीं। रणविजय जो करना चाहते थे वह था बारीक नूडल्स। नूडल्स कितने बारीक थे? बेशक जितना हो सके उतना बारीक। रणविजय ने अपने दाहिने हाथ को एक तेज धुन के साथ एक गोलाकार में घुमाया। उंगलियों से गुजरने वाले नूडल्स लगातार आगे की ओर घूम रहे थे। यह ऐसा था जैसे हाथ में रिबन थामे हुए हों और लगातार उसे घुमाते हुए शंक्वाकार सर्पिल बना रहे हों। इस समय नूडल्स के साथ भी यही हुआ और जैसे जैसे घुमाव बढ़ता गया नूडल्स बारीक होते गए। धीरे धीरे, जब तक नूडल्स उबलते बर्तन में नहीं गिरे, नूडल्स की बारीकियां एक बाल की तरह थीं। उबलते बर्तन में नूडल्स हर 20 सेंटीमीटर पर टूट रहे थे, जो एक ऐसा कारनामा था जो आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में ही पूरा किया जा सकता था। इस तरह नूडल्स लगातार उड़ रहे थे और आटे को रेशम के धागे में बदलने की प्रक्रिया ने सभी को चौंका दिया। यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि जब बॉस खाना बना रहा था तो यह एक चाल थी, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि वह दूसरों को इस हद तक चकित कर देगा। आसपास के लोग इस पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये कैसे संभव है? भगवान, ये भयानक है ना? नूडल्स कैसे खींचे जाते हैं? मेरे लिए यह पहली बार है जब मैंने इस तरह से हाथ से बने नूडल्स बनते देखे हैं। अरे, नूडल्स को देखो, नूडल्स की बारीकियां लगभग रेशम की तरह हैं। यह आश्चर्यजनक है और यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। बॉस के पास ऐसी शिल्पकला है जो औसत व्यक्ति के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। मुझे डर है कि मुख्य भूमि में हस्तनिर्मित नूडल्स का पहला राजा बॉस के 10वें हिस्से जितना भी अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शानबेई के उत्तरी भाग में एक रेमन मास्टर था जो बहुत शक्तिशाली था। उसने जो नूडल्स बनाए थे वे बालों की तरह ही महीन थे, लेकिन यह वास्तव में अतिशयोक्तिपूर्ण था। वास्तव में नूडल्स बालों की तरह महीन नहीं थे, लेकिन अब लोगों ने फीके नूडल रेशम को देखा और गहराई से चौंक गए। ये वास्तव में बालों की तरह ही महीन था और उन्हें यह भी समझ में नहीं आया कि यह कौशल कैसे चल रहा था। उन्हें बस इतना पता था कि नूडल्स भंवर की तरह उड़ रहे थे। ये कितना भयानक और चौंकाने वाला था। इस समय सबसे ज्यादा चौंकाने वाला झाओ फैंग था। जब रणविजय की हथेलियां हिलती थीं तो उसकी आंखें बड़ी और बड़ी होती जाती थीं और अंततः बैल की आंखों की तरह चौड़ी हो जाती थीं। नूडल्स बनते समय आंखों की पुतलियां सिकुड़ रही थीं और भाव ऐसा था जैसे कुछ भयानक देख लिया हो। यह झाओ फैंग कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया और अचानक उसे कप्तान द्वारा कही गई एक किंवदंती याद आ गई और वह चौंक गया। क्या वाकई? क्या बॉस? झाओ फैंग डर गया, अविश्वसनीय आंखों से रणविजय को घूर रहा था। उसे याद आया कि जब वह विशेष बलों में था तो उसने कप्तान के साथ आधे घंटे तक अकेले में लड़ाई की थी। अंत में उसे कप्तान ने आसानी से हरा दिया था। झाओ फैंग की हार बहुत अच्छी थी, लेकिन वह आश्वस्त था। हालांकि कप्तान ने कहा, इस दुनिया में एक अदृश्य समाज है जहां अनगिनत दुर्जय बुद्धि हैं, यहां तक कि मैं भी उस घेरे को नहीं छू सकता। झाओ फैंग ने पूछा कि अदृश्य समाज क्या है, लेकिन कप्तान ने बस हंसते हुए कुछ नहीं कहा। जब वह दूर चला गया तो उसने एक वाक्य छोड़ा, हालांकि तुम और मैं शक्तिशाली हैं, फिर भी हम कुएं के तल पर मेंढक हैं। लोगों का समूह अकल्पनीय प्राणी है, जैसे मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट? क्या ये कहानी में मार्शल आर्ट की तरह था जहां लोगों के पास आंतरिक शक्ति थी? झाओ फैंग ने अविश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया। अब तक वह लगभग उस चीज को भूल गया था, लेकिन रणविजय की प्रतिभा और उसके सामने के दृश्य को देखने के बाद झाओ फैंग हैरान होने से नहीं बच सका। उसे थोड़ा बहुत एहसास था कि बॉस अदृश्य समाज का मालिक था। बॉस के पास आंतरिक शक्ति वाला ताकतवर व्यक्ति होने की बहुत संभावना थी, अन्यथा बॉस इस स्तर तक कैसे पहुंच सकता था? वह शुद्ध शक्ति से ऐसा करने में सक्षम नहीं था, लेकिन झाओ फैंग को यह नहीं पता था कि उसका अनुमान लगभग तथ्य के करीब था।
सापेक्ष रूप से कहें तो रणविजय, जो क्यूई रिफाइनिंग स्टेज में था, वास्तव में आंतरिक शक्ति वाले मार्शल आर्ट मास्टर के बराबर था। लेकिन संक्षेप में, रणविजय ने जिस मार्ग का अभ्यास किया वह अमरता का मार्ग था, जो सबसे रूढ़िवादी मार्ग था, जबकि अन्य जरूरी नहीं थे, खासकर इस आभा से थकी हुई धरती पर। हाँ, आजकल पृथ्वी तेजी से और तेजी से विकसित हो रही थी, आभा धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और केवल कुछ भूगर्भीय खजाने की जमीन में आभा होगी। रणविजय निश्चित रूप से यह जानते थे। एक और उदाहरण के लिए, कोई आभा नहीं थी। यदि शरीर में आभा का उपभोग किया गया था तो इसे जोड़ा नहीं जा सकता था। ये केवल व्यक्ति के शरीर के अंदर के सूत्रों पर धीरे धीरे खेती करने के लिए निर्भर हो सकता था। यह विधि बहुत कठिन थी और ठीक होने में धीमी थी, जो एक बहुत ही असहाय तथ्य भी था। आंखों को वापस रणविजय पर ले जाएं। नूडल्स घूमते थे क्योंकि भंवर धीरे धीरे उबलते बर्तन में उड़ता था। बिजली की तरह तेज पूरी प्रक्रिया केवल 1 मिनट तक चली। 1 मिनट में आटे का पूरा बर्तन नूडल्स में बदल गया, जो बालों की तरह बारीक थे। अगर इसे फैलाया जाता तो कई लोग यकीन नहीं कर पाते। रेस्तरां में बैठे लोगों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये दृश्य बहुत डरावना था। रणविजय ने धीरे से सांस छोड़ी और नूडल्स उबलते बर्तन में गिरने लगे। इन नूडल्स को खत्म करने के बाद इसने वास्तव में रणविजय की आभा का आधा से ज्यादा हिस्सा खा लिया। आभा का यह आधा हिस्सा, भले ही रणविजय ने खजाने की खोज के फार्मूलों का अभ्यास किया हो, उसे ठीक होने में एक दोपहर लग गई। जब नूडल्स पक रहे थे, रणविजय ने इस दोपहर के लिए अंडे के साथ फ्राइड राइस पकाना शुरू कर दिया। जब उसका शरीर हिला तो लोगों को होश आया। हे भगवान! लियांग मिंकी ने बार के किनारे फैली हुई आंखों से चिल्लाया, बहुत सुंदर बॉस, बहुत सुंदर है। मैं क्या करूं? मैं तुम पर मोहित हो गया हूं। ठीक है, अगर मैं लड़की होती तो मुझे बॉस का पीछा करना चाहिए। सदमे के कारण झाओ दाहू की आवाज नर्म हो गई। इस समय यू किंग किंग ने झाओ दाहू के रवैये की परवाह नहीं की और उसकी आंखें रणविजय को घूर रही थीं। उसकी नज़र में प्रशंसा शब्दों से परे थी। प्रशंसा के सामने रणविजय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने हमेशा की तरह अंडे के साथ फ्राइड राइस पकाया। वह बस अपने दिल में सोच रहा था, क्या मेरी हरकतें और कौशल बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इस बार नूडल्स बनाते समय उसकी आभा का आधे से ज्यादा हिस्सा बर्बाद हो गया। हालांकि यह गति की खोज के लिए था, लेकिन इन लोगों की अतिशयोक्ति को देखकर ऐसा लगा कि उसने गलत तरीका अपना लिया है। ठीक है, अगली बार मैं ज्यादा सामान्य तरीके से प्रदर्शन करूंगा। रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अंडे के फ्राइड राइस को पकाते समय रणविजय ने नूडल सूप में नमक और सुगंधित लकड़ी का पाउडर मिलाया। अंडे के फ्राइड राइस और नूडल सूप जल्दी ही खत्म हो गए। रणविजय ने एक के बाद एक आलू के चिप्स और खीरे भी बनाए। लोग हमेशा की तरह खाने पर आए। वाह, क्या बढ़िया नूडल्स हैं! वे क्रिस्टल क्लियर और इतने सुंदर हैं जैसे कि कला हो। लियांग मिंकी ने नूडल सूप का कटोरा पकड़े हुए कहा और बड़े भोजन की तैयारी के लिए अपनी सीट पर वापस चली गई। वास्तव में लियांग मिंकी को पास्ता भी बहुत पसंद था। पिछली बार जब उसने पकौड़ी खाई थी तो पकौड़ी का आवरण नर्म और स्वादिष्ट था, जिससे उसे अच्छा स्वाद मिला। अब उसने पास्ता खाया। हालांकि यह हल्का नूडल सूप था, फिर भी उसे पहले इसे चखना पड़ा, यहाँ तक कि उसने अस्थायी रूप से अंडे के तले हुए चावल को भी छोड़ दिया। और झाओ दाहू एक ऐसा व्यक्ति था जिसे विशेष रूप से मसालेदार खाना पसंद था। वर्षों से उसके पेट में कुछ छोटी मोटी समस्याएं थीं। कभी कभी कुछ उत्तेजक भोजन खाने से पेट में दर्द होता था, लेकिन जब से वह इस रेस्तरां में आया है, उसके पेट में एक बार भी दर्द नहीं हुआ। इस समय वह नूडल सूप में कुछ मिर्च का तेल मिलाना चाहता था, लेकिन सॉस, यहाँ तक कि सोया सॉस या सिरका की कोई तैयारी नहीं थी, इसलिए वह इसे केवल ऐसे ही खा सकता था। नूडल्स यू किंग किंग के पसंदीदा थे, खासकर अनहुई बोर्ड नूडल्स। लेकिन अब नूडल सूप था, उसे लगा कि यह बुरा नहीं है। तीनों ने पहले नूडल्स परोसे और लंच का आनंद लिया। ममम, उन्होंने सर्वसम्मति से सूप का एक चम्मच उठाया और उसे फूंक फूंक कर पी लिया। सूप में आटे का बहुत तीखा स्वाद था। जब सूप पिया गया तो उनके गले में केवल मिठास की भावना थी जिसे वर्णित नहीं किया जा सकता था। इस समय सूप ताजे पानी के प्रवाह में बदल गया था, जो उनके शरीर और दिमाग को पोषण दे रहा था और उन्हें सहज महसूस करा रहा था। स्वादिष्ट, लियांग मिंकी ने बड़ी प्रशंसा के साथ कहा। नूडल्स का स्वाद लो। यू किंग किंग चॉपस्टिक्स को उठाने से खुद को रोक नहीं पाए और नूडल्स को धीरे से उठाने की कोशिश की। क्योंकि नूडल्स बहुत बारीक थे, इसलिए वह नूडल्स को थोड़ा जोर से दबाने से डर रही थी। लेकिन जो अप्रत्याशित था वह यह था कि बारीक नूडल्स इतने तीखे होंगे। उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। नूडल्स अभी भी टूटे नहीं थे। मम्मम, यू किंग किंग ने नूडल्स का एक बड़ा कौर खाया और नूडल्स उसके मुंह में घुस गए, जिससे मुंह नूडल्स की महक से भर गया। इतने बढ़िया नूडल्स उसके मुंह में बैटर की तरह नहीं थे, लेकिन उसे लगा कि हर नूडल लचीला और मजबूत है। ये स्वाद वाकई एक अद्भुत अनुभव था। मेरे लिए यह पहली बार है कि नूडल सूप का स्वाद ऐसा है। यह असली नूडल सूप है। यू किंग किंग ने धुंधली आंखों से टिप्पणी की और फिर उसकी हरकतें तेज हो गईं। मम्मम, सदस्यों की टेबल पर बैठे लोगों ने अपनी छवि की परवाह किए बिना गंभीरता से खाना खाया, जिससे नूडल्स खाने की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई, जिससे दूसरी तरफ अंडा फ्राइड राइस खाने वाले लोग देखने लगे।
अध्याय 102। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उनमें से एक व्यक्ति निगलने से खुद को रोक नहीं पाया और फुसफुसाया, नूडल्स स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ। अगली दुकान के मैनेजर ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, वे आमतौर पर बहुत ही शानदार तरीके से खाते हैं और इस तरह का खाने का तरीका सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। आह, दुर्भाग्य से मैं सदस्य नहीं हूँ। मालिक द्वारा बनाया गया अंडा फ्राइड राइस बहुत स्वादिष्ट है, नूडल्स भी स्वादिष्ट होने चाहिए। उनके सिर को देखो और वे कटोरे में चले जाएंगे। जियाओ मेई, जो मैनेजर के सामने खड़ी थी, मुस्कुराए और बोली, कभी कभी पर्यावरण दूसरों के दिमाग को भी प्रभावित कर सकता है और कुछ लोगों को बहुत खुशी से खाते हुए देखना दूसरों की भूख को भी प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जो ज़्यादा नहीं खाता है वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दोपहर का भोजन करता है जो बहुत खुशी से खाता है, तो वह अनजाने में कुछ और खा लेगा। लेकिन अब सदस्यों की मेजों पर बैठे सभी लोग नूडल सूप निगल रहे थे। जब दूसरे लोगों ने नूडल्स के मुंह में जाने की आवाज़ सुनी तो वे तुरंत नूडल सूप चखना चाहते थे, लेकिन इसकी अनुमति नहीं थी। वे नहीं कर सकते थे क्योंकि वे सदस्य नहीं थे। भीड़ अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराए। अप्रत्याशित रूप से रणविजय ने बहुत सारा नूडल सूप बनाया था और गैर सदस्यों को भी कुछ नूडल सूप देने का इरादा किया था। खाना पकाने के बाद रणविजय ने काजल को बुलाया और सीधे खाने के लिए ऊपर ले गया। मम्मम, अच्छा। लियांग मेंगकी ने कटोरे में सूप का आखिरी कौर पी लिया और कहा, मैं अभी भी एक और कटोरा खा सकता हूँ। मैं अभी भी एक और आधा कटोरा खा सकता हूँ। यूकिंग ने भी पूरा सूप पी लिया। एक वाक्य कहने के बाद उसे अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, ओह नहीं, ठंडे बर्तन कहाँ हैं? अरे, इसे लेना भूल गए, ठंडे बर्तन उबलते बर्तन के पास हैं। लियांग मेंगकी ने उसके माथे को थपथपाया। नूडल्स परोसने के बाद उसकी नज़रें बढ़िया और क्रिस्टल क्लियर नूडल्स पर टिकी थीं। एक तरफ के ठंडे व्यंजन भी भूल गए थे, तो दोनों जल्दी से उठे और अपने अपने लिए एक एक कटोरी नूडल सूप परोसने चले गए। 2 ठंडे व्यंजन खाने के बाद वे वापस चले गए। कद्दू के कटे हुए आलू चखे, ओमटिल्दा खट्टे और मसालेदार, स्वादिष्ट। लियांग मेंगकी ने आलू उसके मुंह में डाले जो खट्टे और स्वादिष्ट थे। मेंगकी, खीरे का स्वाद चखें। यूकिंग ने अभी अभी खीरे का एक टुकड़ा खाया था, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसे इस तरह का शाकाहारी व्यंजन सबसे अच्छा लगता था। उसने कुरकुरे और स्वादिष्ट खीरे को चबाया और खुद को उस स्वादिष्ट व्यंजन से अलग नहीं कर पाए। दोनों की आवाज़ों ने दूसरे सदस्यों को याद दिला दिया। वे जल्दी से उठे और नूडल्स का दूसरा कटोरा परोसने पर ठंडे व्यंजन ले लिए। ठंडे व्यंजन बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हर कोई एक व्यंजन खा सकता था। ऐसा लग रहा था कि बॉस ने उनके लिए खास तौर पर आरक्षित किया था। इस समय न केवल पहली मंजिल पर बैठे लोग हैरान थे। दूसरी मंजिल पर अनन्या, जोफी, काजल और छोटी राजकुमारी मिंगमैंग भी खुशी से खाना खा रहे थे और एक के बाद एक निगलने की आवाज़ें गूंज रही थीं, जैसे संगीत का कोई टुकड़ा बज रहा हो। अब रणविजय के खाना पकाने के कौशल ने उन्हें पूरी तरह से जीत लिया था। अगर पहला भोजन गलती से स्वादिष्ट था तो दूसरा और तीसरा भोजन अनिवार्य रूप से स्वादिष्ट था। जैसा कि कहावत है, अपने दिल को जीतने के लिए पहले अपने पेट को जीतो। ये वाक्य कलात्मक अवधारणा को दर्शाता है कि भोजन लोगों की सर्वोपरि आवश्यकता है। इस समय रणविजय ने खाने वालों और अनन्या और कंपनी के पेट को पूरी तरह से जीत लिया था। उसी समय सुनहरे बालों वाला अंतर्राष्ट्रीय दोस्त दरवाजे पर एक पल के लिए इंतजार कर रहा था और रेस्तरां में प्रवेश कर गया। वह दरवाजे पर खड़ा था और वेटर के स्वागत का इंतजार कर रहा था, लेकिन 2 मिनट इंतजार करने के बाद किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नमस्ते, गोरे आदमी ने संकोच से पूछा। क्या बात है? लियांग मेंगकी कटोरे में बचे हुए 1/3 नूडल्स खा रही थी। उसका पेट फूलने वाला था, इसलिए उसने नूडल्स खाने की आवृत्ति कम कर दी। उसने नूडल्स को धीरे धीरे चखने की योजना बनाई। तभी उसने अपने पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनी, इसलिए उसने उस आदमी को जवाब देने के लिए अपना सिर घुमाया। रेस्तरां के कर्मचारी कहाँ हैं? गोरे आदमी ने झिझकते हुए पूछा। उसकी चीनी थोड़ी खराब थी, लेकिन इससे लोग भी आसानी से समझ सकते थे। शब्द सुनने के बाद लियांग मेंगकी ने बिना किसी और बात के सीधे चिकनी अंग्रेजी में उसका जवाब दिया। कोई कर्मचारी नहीं है। वहाँ सफ़ेद डाइनिंग टेबल पर एक जगह खाली है। काउंटर पर जाओ और खुद खाना परोसो। लियांग मेंगकी ने संक्षेप में उसका परिचय दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके शब्दों ने गोरे आदमी के दिल में एक बड़ी लहर पैदा कर दी थी। क्या इसे भी रेस्तरां कहते हैं? सेवा और व्यवहार क्या है? मालिक ने ये रेस्तरां कैसे खोला? क्यों? गोरा आदमी पहले से ही थोड़ा नाखुश था। सेवा सर्वोच्च थी। ये खानपान उद्योग के लिए विशेष रूप से सच था, लेकिन इस रेस्तरां के नियमों ने गोरे आदमी के दिल में थोड़ा असंतोष पैदा कर दिया था। खराब सेवा। वैसे भी वह लाइन में लग गया था और अंदर आ गया था। वह यहाँ के खाने का स्वाद चखने जा रहा था और देखना चाहता था कि इतने सारे लोगों की लाइन में लगना उचित है या नहीं। ये पता चला कि जब गोरे आदमी ने अंडे के तले हुए चावल का पहला निवाला खाया तो वह पहले ही चौंक गया था। एक पल के लिए उसके दिल में 10,000 बुलेट स्क्रीन घूम गईं, जिसमें अविश्वास, संदेह और विस्मय की भावना एक साथ मिल गई। अंत में केवल 2 तरह की भावनाएं बची थीं, प्रशंसा और आनंद। गोरे आदमी ने बहुत शर्मिंदगी से खाया और उसके चेहरे पर कुछ चावल भी थे। जब दूसरों ने इसे देखा तो वे मुस्कुराए और इस तरह के व्यवहार को समझते हुए अपना सिर हिलाया।
क्योंकि जब वे पहली बार यहाँ आए थे तो उन्होंने भी इसी तरह खाया था। अंडे के तले हुए चावल की एक प्लेट जल्दी से खत्म हो गई। गोरे आदमी ने खाली प्लेट को देखा, उसे नुकसान का एहसास हुआ। क्या मैंने अपनी प्लेट में सारा खाना खा लिया है? क्या मैंने अभी खाना शुरू नहीं किया? क्या मुझे कोई भ्रम था? उसका संदेह अंततः आह में बदल गया। अरे, अंडे का फ्राइड राइस इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? जादुई चीन, जादुई रेस्टोरेंट। इतना कहने के बाद वह उठ खड़ा हुआ और रसोई के काउंटर पर चला गया, क्योंकि उसने अभी अभी अंडे के फ्राइड राइस के बगल में उबलते बर्तन में बहुत सारा नूडल सूप देखा था। अंडे के फ्राइड राइस को चखने के बाद, हालांकि वह एक और हिस्सा खाना चाहता था, फिर भी उसने नूडल्स चखने की योजना बनाई। लियांग मेंकी, जो पहले एक तरफ थी, ने गोरे आदमी की बड़बड़ाहट सुनकर अपना सिर हिलाया। लेकिन जब उसने नूडल्स परोसने वाले आदमी को देखा तो उसने जल्दी से बीच में टोक दिया, अरे अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? गोरा आदमी रुक गया और उलझन में बोला, क्या आपके पास सदस्यता कार्ड है? लियांग मेंकी ने सख्ती से पूछा। नहीं, अब गैर सदस्यों के लिए केवल अंडा फ्राइड राइस और दूध है और अन्य सदस्यों के लिए परोसा जाता है। ये रेस्तरां बहुत अनुशासित है, इसलिए लियांग मेंकी ने उसे याद दिलाया। लेकिन यहाँ अभी भी बहुत सारा नूडल सूप है। गोरे आदमी का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। साथ ही उसने सोचा, ओह, रेस्तरां के क्या नियम हैं? अगर बॉस को पता है कि मैं कौन हूं तो उससे उम्मीद की जाएगी कि वह मुझे अपना खाना चखने के लिए पूछे। अब और नहीं, नियम है, लियांग मेंकी ने बस जवाब दिया। अचानक ऊपर से एक आवाज आई। क्या हुआ? इधर उधर देखने पर उसने देखा कि रणविजय धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। बॉस, लियांग मेंकी ने अपना चेहरा बदला, रणविजय को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, ये दोस्त नूडल सूप खाना चाहता है। मैंने उसे रेस्तरां के नियम बताए हैं। क्या मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ? क्या कोई इनाम है? इनाम? रणविजय ने हंसते हुए कहा, कोई इनाम नहीं है, लेकिन नूडल सूप के लिए हर कोई खा सकता है। क्या? लियांग मेंकी की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। स्विश, एक पल के लिए वे गैर सदस्य भूखे भेड़ियों की तरह उनकी ओर देखने लगे। क्या सभी खा सकते हैं? लियांग मेंकी ने फिर पूछा। हाँ, रणविजय की पुष्टि प्राप्त करते हुए वे लोग अंडे के तले हुए चावल का ध्यान नहीं रख सके जो उन्होंने अभी तक खत्म नहीं किया था और सीधे काउंटर पर चले गए। उन्होंने पहले नूडल्स का एक कटोरा परोसने की योजना बनाई, भले ही वे पहले न खाएं, नूडल्स को एक तरफ रखना अच्छा लगेगा। बहुत देर से निगलने की आवाज़ सुनकर वे लंबे समय से ईर्ष्या कर रहे थे। अब ये सुनकर कि वे नूडल सूप का स्वाद भी ले सकते हैं, उनके दिलों में आश्चर्य और उत्साह ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे उन्होंने लॉटरी जीत ली हो। ये गोरा आदमी था जिसने शब्द सुनने के बाद खुद को नूडल सूप का कटोरा परोसा। इस बीच उसने बॉस का आंकलन करना शुरू कर दिया। उसके मन में कुछ शंकाएं थीं। इससे पहले किसी ने इसका स्वाद नहीं चखा था, लेकिन मेरे आते ही नियम बदल गए। क्या उसे मेरी पहचान पता थी और वह मुझे खुश करना चाहता था? हालांकि वह अपनी शंकाएं खुलकर नहीं कह सकता था। उसका काम गुप्त रहने के लिए ही बना था। सबने नूडल सूप परोसा और वापस टेबल पर आ गए। नूडल्स का पहला निवाला खाने के बाद वे खाना जारी रखने से खुद को रोक नहीं पाए। रेस्तरां में नूडल्स खाने की आवाज़ गूंजती रही। गोरा आदमी भी नूडल सूप की दावत में डूबा हुआ था। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, यह इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? लोगों के मन में भी यही विचार था। गोरा आदमी खाने के बाद उसे केवल अंतहीन स्वाद का एहसास हुआ। किचन में रणविजय को देखकर वह सीधा किचन काउंटर पर चला गया। नमस्ते बॉस, गोरे आदमी ने पहले उसका अभिवादन किया। हाँ, रणविजय ने बिना पीछे देखे जवाब दिया। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। अंडा फ्राइड राइस और नूडल सूप इतने स्वादिष्ट क्यों हैं? क्या इसमें कोई गुप्त मसाला मिलाया गया है? गोरे आदमी ने संदेह से पूछा। ये भोजन अब तक का सबसे स्वादिष्ट था। स्वादिष्टता कुछ हद तक अपमानजनक थी। जहाँ कोई विसंगति थी वहाँ एक शैतान था, इसलिए उसके दिल में कुछ संदेह थे। क्योंकि यहाँ की सामग्री सबसे अच्छी है। इस समय लियांग मेंकी ने उत्तर दिया। सामग्री? गोरे आदमी की अभिव्यक्ति कठोर थी। जाहिर है इस कारण ने उसे आश्वस्त नहीं किया। उसने कहा, माफ करना, जब मैं यात्रा कर रहा था तो मैंने मिशेलिन रेस्तरां में कुछ भोजन भी खाया है। उन्होंने दुनिया के शीर्ष को शिकारी के साथ साथ शीर्ष गुणवत्ता वाले चावल आदि का उपयोग किया, लेकिन ऐसी कोई खुशबू नहीं थी। ओह, आम चीज़ों की तुलना हमारे बॉस के चावल से मत करो। हमारे बॉस का चावल दुनिया में सबसे अच्छा है। झाओ दाहू ने मुस्कुराते हुए उस आदमी की तरफ देखा और गोरे आदमी द्वारा कहे गए चावल के लिए तिरस्कार के साथ उत्तर दिया। असंभव, उन्हें दुनिया के लोग पहचानते हैं। गोरे आदमी ने सवाल किया। पहचानने का क्या फ़ायदा? क्या आपने अभी अभी इसका स्वाद चखा है? लियांग मेंकी ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और कहा। क्या ये व्यक्ति खाने के बाद भी सवाल कर रहा था? क्या वह परेशानी की तलाश में था? इसके अलावा उसने कई मिशेलिन 3 स्टार रेस्तरां में भी खाया था। वहाँ का खाना आम रेस्तरां से कहीं बेहतर था, लेकिन उसके मालिक के रेस्तरां के खाने की तुलना में ये ठीक ठाक था। लियांग मेंकी के हाव भाव देखकर गोरे आदमी ने और कुछ नहीं कहा। उसने रणविजय की तरफ देखा और कहा, नमस्ते मालिक, मुझे एक और सवाल पूछने दो। मैंने भी मिशेलिन का शाही आटा खाया है, लेकिन यह आपके नूडल सूप के आटे जितना स्वादिष्ट नहीं लगता। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सामग्री, मसाले या हाथ से बने खाने की वजह से है?
इस समय रणविजय हल्के से मुस्कुराया। उसने मुड़कर गोरे आदमी की ओर देखा और कहा, चाहे वह सामग्री, मसाला या हाथ से बनाई गई चीज़ की वजह से हो, यहाँ सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा, लेकिन मैंने बहुत सारे मिशेलिन रेस्तरां में खाया है। तुम हमेशा मिशेलिन का जिक्र क्यों करते हो? लियांग मिंकी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें बता दूं कि इस रेस्तरां की नज़र में मिशेलिन सिर्फ एक मजाक है। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। तुम्हें बकवास नहीं करनी चाहिए। अध्याय 103। हालांकि गोरे आदमी के शब्द दुर्भावनापूर्ण नहीं थे, लेकिन ऐसा लगा कि वह मिशेलिन की तारीफ कर रहा था। उसके लहजे में सवाल ये लग रहा था कि यह रेस्तरां दूसरों से तुलनीय नहीं है, जिससे लियांग मिंकी नाखुश हो गई, इसलिए उसने सीधे जवाब दिया, कोई बात नहीं। गोरा आदमी मुस्कुराया और दूध का एक कप लेकर वापस टेबल पर चला गया। जब वह बैठा तो उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और नोटबुक पर रिकॉर्ड किया। मेंग मैन का आरामदेह रेस्तरां। खाना 100, खाने का माहौल 60, सेवा 30, वाइन 0। यह इस रेस्तरां पर टिप्पणी थी। 100 अंक पूर्ण स्कोर थे और 60 अंक उत्तीर्ण स्कोर थे। इससे ये देखा जा सकता था कि यह व्यक्ति एक स्वादिष्ट व्यंजन समीक्षक था। वह मिशेलिन का खाद्य एजेंट था। मिशेलिन रेस्तरां दुनिया भर के रेस्तरां के लिए मिशेलिन रेड कलेक्शन का रेस्तरां था। ये दुनिया का एक बहुत ही आधिकारिक रेस्तरां भी था, जिसे उच्च सम्मान प्राप्त था, और अनगिनत रेस्तरां इस सम्मान को प्राप्त करना चाहते थे। स्टार लेवल की वजह से ये प्रसिद्धि और धन दोनों का प्रतिनिधित्व करता था। मिशेलिन रेस्तरां का मूल्यांकन मिशेलिन के चाकू और कांटे के निशान का कम से कम एक प्रतिनिधि प्राप्त करके किया जाता था। ये चिन्ह रेस्तरां के लिए मिशेलिन गाइड के लिए बुनियादी मानक था, जिसमें चाकू और कांटे के उच्चतम 5 सेट से लेकर 1 सेट तक शामिल था। ये रेस्तरां के आराम को दिखाने के लिए था। 5 सेट शानदार पारंपरिक शैली का प्रतिनिधित्व करते थे, 4 सेट सर्वोच्च आराम के लिए, 3 सेट बहुत आराम के लिए, 2 सेट आराम के लिए और 1 सेट बुनियादी आराम के लिए। मिशेलिन स्टार स्तर का मूल्यांकन स्क्रीन किए गए खाद्य एजेंटों के एक समूह द्वारा किया जाता था, जिन्हें निरीक्षक कहा जाता था। जब भी कोई निरीक्षक किसी रेस्तरां या होटल में न्याय करने जाता था, तो उसे आवास में घुसने और टिप्पणी करने के लिए अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। उन्हें जिन स्कोरिंग मदों का उल्लेख करना था, उनमें रेस्टोरेंट में भोजन 60%, भोजन का माहौल 20%, सेवा 10% और वाइन 10% शामिल थे। मूल रूप से ये गोरा आदमी किसी और के रेस्टोरेंट में जा रहा था, लेकिन जब उसने रणविजय के रेस्टोरेंट की लोकप्रियता देखी तो वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने खाने को चखने की योजना बनाई, ताकि यह पता चल सके कि रेस्टोरेंट में स्टार रेटेड रेस्टोरेंट का स्वाद है या नहीं। मिशेलिन तारांकित रेस्टोरेंट को रेटिंग देना भी मुश्किल था। इसे कई खाद्य एजेंटों और साल में 12 विजिट के आधार पर आंका जाता था, जिसे मिशेलिन मुख्यालय द्वारा समीक्षा के बाद अंतिम रूप दिया जा सकता था। जटिलता और गंभीरता के कारण यह आधिकारिक था। स्टार रेटेड रेस्टोरेंट में कुल 3 ग्रेड थे और 1 स्टार ने स्वाद के लिए पार्किंग के लायक एक अच्छे रेस्टोरेंट का प्रतिनिधित्व किया। 2 सितारे प्रथम श्रेणी के खाना पकाने, उत्कृष्ट भोजन और वाइन प्रदान करने का प्रतिनिधित्व करते थे। चक्कर लगाना सार्थक था, लेकिन लागत कम नहीं थी। 3 सितारा उच्चतम रेटिंग वाला रेस्तरां उत्तम और शीर्ष स्तरीय पाक कला का प्रतिनिधित्व करता था और शानदार व्यंजनों, बढ़िया वाइन के चयन, 0 दोष सेवा और सुरुचिपूर्ण भोजन वातावरण का आनंद लेने के लिए यह एक विशेष यात्रा के लायक था। लेकिन इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ। हालांकि चीन में मिशेलिन रेस्तरां केवल हांगकांग और मकाओ में पाया गया था और मुख्य भूमि में कोई मिशेलिन तारांकित रेस्तरां नहीं था। यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि भोजन बहुत विविध और जटिल था, इसलिए खाद्य एजेंटों को पता नहीं था कि कहां से शुरू करना है। एक खाद्य एजेंट के रूप में गोरे आदमी का काम भी एक तरह की यात्रा और आनंद था। नोट्स रिकॉर्ड करने के बाद उसने दूध का एक घूंट लिया। सुलगते हुए जब पहला घूंट पिया तो गोरा आदमी खुद को रोक नहीं सका। पीने के बाद वह थोड़ा स्तब्ध था, इसलिए उसने फिर से फ़ोन उठाया और महसूस किया कि टिप्पणी बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं थी और कोई टिप्पणी नहीं थी। इसलिए उन्होंने इसे फिर से लिखा। खाना 1000 नोट, बहुत स्वादिष्ट, अकल्पनीय स्वाद, सर्वोच्च आनंद की स्वाद कलिकाएं, अधिकांश 3 सितारा रेस्तरां से अधिक स्वादिष्ट। खाने का माहौल 50 नोट, मुखौटा छोटा था, खाने वालों का स्थान भीड़भाड़ वाला था और एक ही टेबल पर अजनबी के साथ आराम की कमी थी। सेवा 20 नोट, बॉस की सेवा खराब थी, जिससे खाने वालों को खुद ही सेवा करनी पड़ती थी और पैसे देने पड़ते थे। और रेस्तरां ने सदस्यता प्रणाली को अपनाया और गैर सदस्यों को जो खाना मिल सकता था वह कम था। शीर्ष 10 सदस्यता कार्ड प्रत्येक के 10 लाख थे और अंतिम 10 प्रत्येक के 10 लाख थे। शराब 0 नोट, कोई पे उपलब्ध नहीं है। यह अनुभव गोरे आदमी के लिए बहुत खास था और भोजन बहुत स्वादिष्ट था। यह इतना स्वादिष्ट था कि उसे पूरे स्कोर से 10 गुना ज्यादा स्कोर देने की इजाज़त नहीं थी। आम लोगों की नज़र में यह एक पारिवारिक माहौल था, लेकिन उसकी नज़र में यह अयोग्य था और उसे सिर्फ 50 अंक मिले। सेवा का 20% फिर भी दोस्ती थी। अगर खाना वाकई स्वादिष्ट नहीं था तो वह 0 देना चाहता था। खाना स्वादिष्ट था और सेवा अच्छी नहीं थी, जिससे गोरे आदमी को थोड़ा असहज महसूस हुआ। वह जाहिर तौर पर इस रेस्टोरेंट की तारीफ करना चाहता था, लेकिन वह झूठ नहीं बोल सकता था, वरना दूसरे एजेंट यहां आकर उसका मजाक उड़ाएंगे। एक फूड एजेंट के तौर पर वह बहुत पेशेवर भी था और रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को यह बताना असंभव था कि वह मिशेलिन फूड एजेंट है।
हालांकि बॉस और खाने वालों के रवैये को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे उसकी परवाह नहीं करेंगे, भले ही वह उन्हें अपनी पहचान बता दे। मिशेलिन कब से अलोकप्रिय हो गया? गोरे आदमी के दिल में कुछ संदेह थे। ये जानना कि यह विश्वस्तरीय आधिकारिक रेस्टोरेंट रेटिंग थी। अगर किसी रेस्टोरेंट को जज किया जाता तो रेस्टोरेंट का टर्नओवर बढ़ जाता, जिसका मतलब था कि शोहरत और दौलत दोनों मिलना। लेकिन ऐसा लगता था कि इस रेस्टोरेंट के मालिक को इसका कोई अंदाजा नहीं था। क्या उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी? यहाँ तक कि भुगतान के लिए भी उसने खाने वालों को बार में पैसे डालने दिए और खाने वालों से यह नहीं पूछा कि कार्ड से भुगतान करना है या नकद। ये सेवा बिल्कुल खराब थी। अगर खाना बहुत स्वादिष्ट था तो गोरा आदमी उछलकर कुछ तिरस्कार भरे शब्द जरूर कहता, लेकिन अब वह जाने के लिए अनिच्छुक था। यह अफसोस की बात थी कि अगर यहाँ का माहौल और सेवा 3 सितारा रेस्टोरेंट जैसी होती तो ये रेस्टोरेंट निश्चित रूप से दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टार रेस्टोरेंट में से एक होता। गोरे आदमी ने आह भरी और जब वह आराम करने के लिए बैठना चाहता था तो उसके सामने बैठा एक ग्राहक जो अभी अभी आया था, उसने धीरे से खांसते हुए कहा, भाई तुम यहाँ बहुत देर से बैठे हो, अभी भी खाना खा रहे हो या नहीं? बाहर बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं, कृपया दूसरों का समय बर्बाद न करें। क्या तुम्हें इस रेस्टोरेंट के नियम नहीं पता? गैर सदस्यों को भोजन के बाद 5 मिनट से ज्यादा आराम नहीं करना चाहिए। कृपया सभी की भावनाओं का सम्मान करें, धन्यवाद। गोरे आदमी ने थोड़ा देखा और फिर उसका चेहरा लाल हो गया। क्या हुआ? खाना खत्म करते ही मुझे यहाँ से निकाल दिया गया। कुछ समय के लिए उसकी भावनाएं बेहद जटिल, हैरान, क्रोधित, उदास और भ्रमित थीं। साथ ही ये भी शर्म की बात थी कि उसने दूसरों का समय वाकई देरी से लिया। उसका चेहरा सख्त था और उसके होंठ कई बार फड़कते थे। अंत में उसने कुछ नहीं कहा। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और रणविजय से पूछने के लिए कंप्यूटर काउंटर पर चला गया, नूडल सूप कितने का है? हालांकि उसके देखते ही देखते बॉस सीधा सीढ़ियों पर चढ़ गया और दूसरी मंजिल पर चला गया। क्या मुझे अनदेखा किया? कैसा रवैया? तुम्हारा क्या मतलब था? गोरे आदमी का दिल अचानक आग की लपटों में भर गया। वह अपनी आंखों से घूरता हुआ खड़ा रहा और समझ नहीं पाया कि रुकना है या जाना है। वह पूरी तरह से भ्रमित था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि रणविजय ने उसे अनदेखा किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उसे नोटिस नहीं किया था। रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग थे। उसने पहले बॉस नहीं कहा, इसलिए रणविजय को पता नहीं चला कि वह पूछ रहा है। नूडल सूप 300 का है और तुम खुद खाए गए चावल की कीमत का हिसाब लगाओ, फिर पैसे वहां रख दो। सौभाग्य से लियांग मेंगकी को रेस्टोरेंट की कीमत पता थी। चूंकि नूडल सूप बिक चुका था, इसलिए इसकी कीमत अंडे के तले हुए चावल के बराबर ही होगी। गोरे आदमी ने यह शब्द सुनकर अपना मुंह चाटा और कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। उसने पर्स निकाला और बार पर 1 दर्जन नोट गिनकर साफ साफ रख दिए। वह मुड़ा और साफ साफ निकल गया। बुरा, बुरा, बस बुरा। ये कैसी सेवा है? ग्राहक भगवान है, लेकिन वो अपने रेस्टोरेंट में भगवान जैसा क्यों है? बेवकूफ़ी। अगली बार कभी मत आना। इस रवैये के साथ मैं कभी नहीं आऊँगा, भले ही खाना स्वादिष्ट हो। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद गोरा आदमी कुछ देर बुदबुदाता रहा और अपने आवास पर वापस चला गया। उसे दोपहर की झपकी लेने की आदत थी, लेकिन आज दोपहर उसे नींद नहीं आई। जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उस रेस्टोरेंट का दृश्य उसके दिमाग में आ गया। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि रात को वह दूसरे रेस्टोरेंट में काम करने जा रहा था। लेकिन जब वह बाहर गया तो उसने झिझकते हुए कहा, हाँ, फ्राइड राइस और नूडल्स का स्वाद कैसा है? लगता है दोपहर में मैं थोड़ा जल्दी खा लेता हूँ, अब मैं स्वाद भूल जाता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे फिर से स्वाद चखना होगा। उद्धरण चिन्ह। इसलिए शाम को 6 बजे वह रेस्टोरेंट में आया और खाने के लिए लाइन में लग गया। हालांकि उसने मना कर दिया, लेकिन उसका शरीर बहुत ईमानदार था। बेशक बाद में यही हुआ। नज़ारा रेस्टोरेंट में वापस आ गया। गोरे आदमी के जाने के बाद पीछे खड़े लोगों को पता चल गया कि रेस्टोरेंट में नया खाना है। लगभग सभी ने नूडल सूप लिया, यहाँ तक कि जिन्हें नूडल सूप पसंद नहीं था वे भी नूडल्स खाने की आवाज़ सुनकर खुद को खाना परोसने से नहीं रोक पाए। जैसे ही उन्होंने खाया, उन्हें पता चल गया कि लोग टेबल मैनर्स की परवाह क्यों नहीं करते। स्वाद बहुत लजीज था, न केवल लजीज बल्कि बहुत लजीज भी। नूडल्स की फिसलन, नमी, ग्लूटेन और स्वाद लोगों की स्वाद कलियों के लिए आनंद थे। रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर, आउच, मैं भर गया हूँ। क्या ये नूडल्स हैं? स्वाद अवर्णनीय है। जीजा जी, आपके लिए मेरी प्रशंसा बहते पानी की तरह है जो कभी खत्म नहीं होती। आप बहुत अद्भुत हैं, जो फेई ने थोड़ी सुस्ती के साथ कहा। खाना खत्म करने के बाद वह सोफे पर नर्म पड़ी थी। उसने इतना खाया कि उसे कमजोरी महसूस हुई, लेकिन उसने रणविजय को बहुत प्रशंसा से देखा। हो, मैं भी खुद को नियंत्रित करने में विफल रही। मैं बहुत भर गई हूँ। काजल खुशी से जो फेई के बगल में गिर गई। बहुत स्वादिष्ट, ये सबसे अच्छा पास्ता है जो मैंने बचपन से खाया है। हो, तुम साजिश कर रहे हो, तुम बस स्वादिष्ट भोजन से हमें जीतना चाहते हो। अनन्या की खूबसूरत आंखों ने रणविजय को चमक से देखा। उसने नूडल सूप के 2 कटोरे भी खाए। खुशी से खाने के बाद वह अधिक आराम महसूस कर रही थी। वह आराम करने के लिए सोफे पर पीछे झुक गई और हिलना नहीं चाहती थी। आहा,
मेंग मेंग उसके पतले पैरों पर गिर पड़ी। उसने उसके छोटे से पेट को थपथपाया और अपने मुंह से बीप करते हुए कहा, सब ठीक है पापा? हो, यह आपकी वजह से है कि मेंग मेंग का पेट बड़ा हो गया है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं बदसूरत होने जा रही हूँ। ओह, मैं ऐसी नहीं बनना चाहती। मेंग मेंग ने उसके पेट को थपथपाया। ये थोड़ा उभरा हुआ था, जिसे देखकर वह चौंक गई। छोटी राजकुमारी बहुत आत्ममुग्ध थी। कोई बात नहीं। जब रणविजय ने मेंग मेंग को देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, माउंट न्यू मून का खाना पाचक है, इसलिए मेंग मेंग तुम मोटे होने की चिंता मत करो। बेशक, सुअर की तरह खाने के बाद मत सो। अध्याय 104। नहीं, मेंग मेंग सुअर का बच्चा नहीं है, लेकिन पापा हैं। हम्फ, मुझे पापा पसंद नहीं है, मेंग मेंग ने अनिच्छा से कहा। वह छोटी राजकुमारी सुंदरता से बहुत प्यार करती थी। ठीक है, ठीक है, रणविजय ने हंसते हुए दया की भीख मांगी। ठीक है, ये पिताजी की गलती है। मेंग मेंग सुअर का बच्चा नहीं है, लेकिन पिताजी हैं। हो, पापा सुअर का बच्चा है। मेंग मेंग ने अपनी छोटी भुजाओं को खुशी से हिलाया, लेकिन कुछ बचकानी बातों के बाद उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अगली सांस में उसने नर्म आवाज में कहा, सुंदर पापा सुअर का बच्चा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पापा सुअर का बच्चा नहीं है तो कौन है? जो फी ने मेंग मेंग के साथ खेलते हुए एक साथ पूछा। तुम हो, आंटी फेफेई सुअर का बच्चा है। तुम खाना खत्म करते ही यहाँ लेट जाती हो। तुम आलसी हो, मेंग मेंग ने गंभीरता से जवाब दिया। जो फेई का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था, मानो उसके माथे पर कुछ काली रेखाएं तैर रही हों। हाहा, अनन्या और काजल जोर से हंस पड़ीं। ठीक है मेंग मेंग, अगर तुम इस तरह से व्यवहार करोगी तो आंटी फेफेई तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हें ये कहने का एक और मौका दो कि सुअर का बच्चा कौन है। जो फेई ने मेंग मेंग को घूरते हुए अतिशयोक्तिपूर्ण भावों के साथ पूछा। जो फेई से डरे बिना मेंग मेंग अनन्या की बाहों में समा गई और बोली, यह आंटी फेफेई है। आंटी फेफेई बिल्कुल सुअर का बच्चा है। ठीक है, देखते हैं आंटी पिंगी तुम्हें कैसे सजा देती है। जो फेई की बाहें मेंग मेंग के शरीर पर खेल रही थीं, जिससे घर में हंसी के ठहाके लग रहे थे। हालांकि यह रेस्तरां 1 घंटे के लिए खुला था, लेकिन खाने वालों को कतार में लगने से लेकर जाने तक 2 घंटे से ज्यादा लग गए। और भी कई दिनों की तैयारी के बाद खाने के लिए आने वाले लोगों के पास आजकल अपने अपने समूह हैं, जो रणविजय के रेस्तरां की स्थापना के लिए बनाए गए थे। वे कभी कभी समूहों में आते थे और उनके पास मेंग मेंग रेस्तरां संचार समूह नामक कई संचार समूह होते थे। अधिकांश विषय भोजन पर केंद्रित थे। इसलिए दोपहर में नया नूडल सूप आया, जिसे खाने वाले लोगों ने फैलाया, जिससे लोगों में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। मुख्य रूप से दूध की मात्रा के कारण रेस्तरां में प्रति व्यक्ति खपत 1000 युआन से अधिक थी। कई लोग छोटे कप के कारण हर भोजन में 3 गिलास से अधिक दूध पीते थे। कुछ घूंट पीने के बाद वे दूध से बाहर हो जाते थे। ये निश्चित रूप से पीने के लिए पर्याप्त नहीं था। वे रेस्तरां में खाने के बाद पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते थे, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक खपत के कारण अधिकांश लोग हर भोजन के लिए यहाँ नहीं आ सकते थे। नूडल सूप की खबर तूफान की तरह इन लोगों के दोस्तों के बीच फैल गई, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग इसे चखने के लिए रेस्तरां में आने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक कि कई लोगों ने अपने सहकर्मियों, सहपाठियों और रूममेट्स को भी बुलाया जिन्होंने साथ में खाना नहीं खाया था। अचानक रेस्तरां में एक असाधारण गर्म दृश्य की शुरुआत हुई। दोपहर के भोजन के बाद काजल और जोफी ने ऊपर की मंजिल को साफ करने के लिए स्वेच्छा से काम किया, जबकि नीचे की मंजिल झाओ फैंग और झाओ दाहू ने साफ की। ओह पापा, मामा, क्या हम ओशन पार्क नहीं जा रहे हैं? मेंग मेंग को अचानक उस यात्रा के बारे में याद आया जिसका वह पूरे दिन इंतजार कर रही थी, इसलिए वह तुरंत उठ बैठी और अपनी स्पष्ट चौड़ी आंखों से पूछा। हाँ, अनन्या ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, समय देखा और कहा, हमने आराम कर लिया है, तो क्या अब हम चलें? अनन्या ने रणविजय की ओर आंखें घुमाईं, पूछताछ के लहजे में, बिल्कुल एक सभ्य पत्नी की तरह जो बाहर जाने से पहले अपने पति से सलाह मांगने वाली हो। इस समय अनन्या को भी नहीं पता था कि रणविजय के प्रति उसका रवैया चुपचाप बदल रहा था। तो रणविजय ने मुस्कुराते हुए मेंग मेंग की ओर देखा, आवाज निकाली और कहा, जाओ। ठीक है, चलो ओशन पार्क चलते हैं। हो, मेंग मेंग बहुत खुश थी, सोफे पर उछलती रही। तो 3 लोगों का परिवार खेलने के लिए बाहर जा रहा था, तभी समस्याएं खड़ी हो गईं। रणविजय, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या पहनना चाहिए? जैसे ही अनन्या बेडरूम की ओर बढ़ी, उसके मुंह से स्वाभाविक रूप से शब्द निकल पड़े। जो भी हो, रणविजय ने जवाब दिया। तुम बेपरवाह हो। अगर मुझे पहचान लिया गया तो हम घिर जाएंगे। मुझे पहले अपना भेस बदलना होगा, अनन्या ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। मेकअप? रणविजय ने समय देखा, 2 बज चुके थे। उसे डर था कि अनन्या के लिए मेकअप करना समय की बर्बादी होगी। वैसे भी रणविजय वाक्य की शुरुआत में ही रुक गया। वह बस इतना कहना चाहता था कि वैसे भी उसे अभी कोई नहीं जानता। लेकिन रणविजय ने सोचा कि अगर उसने ऐसा कहा तो उसे अनन्या की अवमानना का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने एक मोड़ जोड़ा और कहा, तुम्हें बस एक टोपी पहननी है। क्या ये चलेगा? अनन्या ने कहने में संकोच किया। उसके मन में, हालांकि वह अब लोकप्रिय नहीं थी, लेकिन लोग उसे जानते थे, पहचाने जाने में परेशानी होगी। ठीक है, मैं तुम्हारा मेकअप कर दूंगा। रणविजय को बेकार तांबे के सिक्के का ख्याल आया।
प्रेत तांबे के सिक्के से दूसरों की नज़रों में अनन्या की शक्ल को थोड़ा बदलना आसान होगा। तुम भूल जाओ। अनन्या ने अपना सिर हिलाया, ऐसा भाव दिखाया कि उसे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह एक मजबूत आदमी कैसे मेकअप करेगा? बस मेकअप। रणविजय ने जल्दबाजी में अनन्या का हाथ पकड़कर बेडरूम की ओर बढ़ा दिया। स्विश। अनन्या पहले तो हैरान हुई, फिर एक पल में उसका चेहरा लाल हो गया। वह कितना दबंग था। अनन्या अपना हाथ वापस खींचना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसने कुछ नहीं किया, जिससे रणविजय उसका हाथ खींचकर बेडरूम की ओर चल पड़ा। ओह ओह ओह, तुम क्या कर रहे हो? तुम दिन में बुरे काम करने के लिए बेडरूम में जाते हो, बहुत शर्म आती है। जैसे ही जोहफी ऊपर गई, उसने ये दृश्य देखा और रोने लगी। अब उसे पूरी उम्मीद थी कि अनन्या और रणविजय साथ हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि रणविजय ने उसके पेट पर कब्जा कर लिया था, बल्कि इसलिए भी कि यह मिंगमैन के लिए अच्छा था। जोहफी मिंगमैन को बहुत पसंद करती थी। इस बीच उसने सोचा कि जितना ज्यादा वे एक दूसरे से संपर्क करेंगे, उतना ही वे एक जोड़े की तरह दिखेंगे। हो, काजल ने कुछ नहीं कहा, बस अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। वे कोई बुरी बात नहीं कर रहे हैं, मिंगमैन ने सोफे पर उछलते हुए कहा। पापा माँ को तैयार करने वाले हैं। ओह ओह, जोहफी ने व्यंग्य से भरी आवाज में मजाक किया। वे मेकअप के स्तर पर पहुंच गए हैं, कितनी जल्दी? पीछे से हो रही हलचल सुनकर अनन्या ने इस पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि अपना सिर भी नहीं उठाया, क्योंकि उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अनन्या का यह आकर्षक रूप खिलते हुए फूल की तरह ही सुंदर था। बेडरूम में घुसने के बाद अनन्या ने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन उसे तुरंत ही इस बात का पछतावा हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह और रणविजय वाकई बेडरूम में कुछ शर्मनाक हरकतें करेंगे। इस ख्याल से ही अनन्या ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने रणविजय को खूबसूरत आंखों से घूरा और मुंह फुलाते हुए कहा, सब तुम्हारा ही दोष है, वे सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो क्या? रणविजय को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। वह बस थोड़ा समय बचाने के लिए उसे मेकअप करना चाहता था और कुछ नहीं करना चाहता था। अपना कॉस्मेटिक बैग मुझे दे दो। रणविजय ने अनन्या के शर्मीले चेहरे को देखा और मजाकिया अंदाज में कहा, मैं तुम्हारा मेकअप आसानी से कर देता हूं और दूसरे तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। चलो जल्दी करो, नहीं तो मिंगमैन का समय खराब हो जाएगा। तुम सिर्फ मिंगमैन का ख्याल कैसे रख सकते हो? अनन्या ने खींचते हुए कहा। वह पूछना चाहती थी कि वह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करता, लेकिन उसे लगा जैसे वह अपनी बेटी से ईर्ष्या के कारण झगड़ रही थी। इसलिए उसने जल्दी से बात करना बंद कर दिया और विषय बदल दिया। क्या तुम सच में मेकअप करना जानती हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, कॉस्मेटिक बैग ले लो और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं मेकअप कर सकता हूं या नहीं। ठीक है, अनन्या ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए जवाब दिया। फिर वह कॉस्मेटिक बैग निकालने के लिए अपने सूटकेस की ओर मुड़ी। आओ और यहाँ बैठो, रणविजय ने कहा और गोल बिस्तर के किनारे पर चला गया और अपने सामने गद्दे को थपथपाया। अनन्या आकर समझदारी से बैठ गई, मन में रणविजय के हुनर के बारे में चिंता करने लगी। जब रणविजय ने कॉस्मेटिक बैग उसके हाथ में लिया तो उसने एक आईब्रो पेंसिल निकाली। अनन्या को लगा कि शायद वह वाकई अपने अपेक्षाकृत नियमित आसन के लिए मेकअप करना जानता है। लेकिन जैसे ही रणविजय की नज़र उस पर पड़ी और उसका शरीर उसके करीब और करीब आ गया, अनन्या अचानक घबरा गई और उसे लगा कि उसका दिल उछल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं, तुम्हारा चेहरा थोड़ा ऊपर आना चाहिए, रणविजय ने आईब्रो पेंसिल को पकड़ते हुए याद दिलाया। अनन्या ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ा और अनजाने में अपना सिर करीब कर लिया। दूरी की निकटता के साथ अनन्या रणविजय की सांसों को भी महसूस कर सकती थी। एक पल के लिए अपने चेहरे पर पुरुषत्व की सांस महसूस करते हुए वह अपनी आंखों को तनाव से बंद करने से नहीं रोक सकी। उसकी लंबी पलकें लगातार कांप रही थीं और कोई भी इस समय उसका तनाव देख सकता था। आराम से रहो, घबराओ मत, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा, रणविजय ने धीरे से कहा और अपने बाएं हाथ से अनन्या की ठुड्डी को धीरे से ऊपर उठाया। साथ ही उसने उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। वे आमने सामने थे और रणविजय ने अनन्या के नाजुक चेहरे को देखकर थोड़ा सा ठिठक गया। अनन्या के माथे, आंखों, नाक और धीरे धीरे उसके कोमल होठों को देखते हुए रणविजय उस रात के जुनून के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, जिसके कारण उसे चूमने का आवेग हुआ। रणविजय ने बस कुछ देर तक उसे देखा। अनन्या को धीरे धीरे कुछ असामान्य लगा और उसने धीरे धीरे अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलीं। जब उसने देखा कि रणविजय की नज़रें उसके लाल होठों पर टिकी हैं, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह और भी ज्यादा बेचैन हो गई। तुम शुरू करो, अनन्या ने मच्छर जैसी धीमी आवाज में उसे याद दिलाया, फिर तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। अच्छा ठीक है, मैं शुरू करती हूँ, रणविजय ने धीरे से खांसी और शुरू करने के लिए तैयार हो गया। जब अनन्या ने अपनी आंखें बंद की तो उसने अपनी नाक से एक कोमल और स्पष्ट गुनगुनाहट निकाली। तनाव ने उसके चेहरे पर और भी ज्यादा लालिमा ला दी, जो बहुत लुभावना था। वह मुझे चूमना चाहता है। उस पल अनन्या ने रणविजय की आंखों से देखा कि वह क्या सोच रहा था, इसलिए वह इतनी घबरा गई थी। दरअसल एक समस्या थी जिससे वह नहीं जानती थी कि कैसे निपटना है, और वह बस थोड़ा चक्कर और उलझन महसूस कर रही थी। अगर वो मुझे चूम ले तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे मना कर देना चाहिए? मैं इसे यूं ही स्वीकार नहीं कर सकती।
लेकिन अचानक जब वो अपनी कल्पना को उड़ान दे रही थी तो उसे लगा कि किसी ने उसके होठों को छुआ है। अनन्या का नाजुक शरीर एक झटके में कांप उठा और उसके दिल में एक झुनझुनी सी उठ गई। उसने मुझे चूमा। जैसे ही यह विचार मन में आने वाला था, उसके होठों पर अचानक कुछ हिल गया। जैसे जैसे स्पर्श की भावना गहरी होती गई, अनन्या को आखिरकार पता चल गया कि वह क्या था। अध्याय 105। उसने अचानक अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और उसके दिल में तनाव पूरी तरह से गायब हो गया और उसकी जगह सवालों ने ले ली। रणविजय, क्या बात है? हिलना मत, ये टेढ़ा हो जाएगा। रणविजय के बाएं हाथ ने अनन्या की ठोड़ी को कस दिया। तुम जो ले रही हो वह आईब्रो पेंसिल है। अनन्या की गुस्से से भरी आंखें रणविजय पर टिकी थीं। कमीने, वह वास्तव में मुझे अभ्यास के लिए ले गया था। समझ गया, मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, ठीक है। रणविजय थोड़ा शर्मिंदा था, उसे कॉस्मेटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये जानने के बाद कि उसके हाथ में आईब्रो पेंसिल है, उसने फिर उससे अनन्या की भौहें खींची। इसके बाद अनन्या ने उसे बेरहमी से देखा और फिर कुछ नहीं कहा। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, ब्लेड के पीछे हैंडल फेंक दिया। हालांकि इस छोटी सी घटना के बाद अनन्या को राहत का एहसास हुआ। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसे अभी घुटन हो रही थी। अरे अनन्या, तुम बहुत अपमानजनक हो। अनन्या ने मन ही मन खुद को कोसा। ठीक है, देखते हैं। जल्द ही। रणविजय के मुंह खोलने में बस 1 मिनट ही लगा। जब अनन्या ने शीशे में खुद को देखा तो उसकी आंखें धीरे धीरे गोल हो गईं। रणविजय, रेस्तरां में एक बहुत ही तीखी और जानलेवा आवाज़ फैल गई। ओशन पार्क जाते समय रणविजय हमेशा अनजाने में मुस्कुरा देता था। भ्रामक तांबे के सिक्के का इस्तेमाल करने के बजाय उसने सौंदर्य प्रसाधन लगाते समय इसकी शक्ति का इस्तेमाल किया। पेंटिंग की तरह वह कुछ स्ट्रोक के बाद सफल हो गया। पीछे की सीट पर अनन्या ने थोड़ा मुंह बनाया और बहुत खुश नहीं थी। कारण उसकी झुकी हुई भौहें और बदसूरत कंठी देखकर सभी समझ जाते थे। अनन्या को सुंदर दिखना बहुत पसंद था, इसलिए वह रणविजय के खराब मेकअप कौशल को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन रणविजय ने उसे बाहर जाने के लिए मजबूर किया और सीधे मिंगमैन को साथ ले लिया, जिससे उसे अपना मेकअप ठीक करने का भी समय नहीं मिला। कमीने, मैं उस पर फिर कभी भरोसा नहीं करूंगी। अनन्या इतनी नाराज थी कि उसने मन ही मन अपने विचार व्यक्त कर दिए। ओह, मिंगमैन हैरान थी और संदेह से पूछा, माँ, हम कमीने क्या होते हैं? क्या ये कोई स्वादिष्ट चीज़ है? थोड़ी देर खुद को संभालने के बाद अनन्या ने रणविजय की मुस्कान देखकर उसे एक गंभीर नज़र से देखा और कहा, तुम्हारे पापा हैं मिंगमैन। हमें भविष्य में तुम्हारे पापा पर कम ध्यान देना चाहिए। वह बहुत बड़े झूठे हैं। नहीं, पापा झूठे नहीं हैं। मिंगमैन ने विरोध किया। छोटा गद्दार। अनन्या ने नाक सिकुड़ी और मिंगमैन की प्यारी नाक पर चुटकी ली। ओह, ये तो लगभग टेढ़ी हो गई है। मिंगमैन ने अपनी छोटी हथेलियों से अपनी नाक रगड़ी और धीरे से कहा, माँ, पापा झूठे नहीं हैं। तुम ऐसा नहीं कह सकती। पापा बहुत बढ़िया हैं और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। ओह। मिंगमैन के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर अनन्या ने हार नहीं मानी तो वह हमेशा इस समस्या को लेकर गंभीर रहेगी। ये सोचकर अनन्या ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। फिर उसने गुस्से और मजाकिया अंदाज में कहा, ठीक है, तुम्हारे पापा झूठे नहीं हैं, वे सबसे अच्छे हैं। मामा भी बहुत अच्छे हैं। मिंगमैन का छोटा शरीर अनन्या की बाहों में दब गया, एक बिगड़ल बच्चे की तरह। हंसते हुए वे ओशन पार्क पहुंच गए। उतरने के बाद अनन्या ने एक टोपी पहनी और उसका किनारा बहुत नीचे कर दिया। इस बार ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे पहचाने जाने का डर था, बल्कि उसे लगा कि उसके चेहरे पर मेकअप बहुत भद्दा है। अभी अभी ओशन पार्क में प्रवेश किया है। वे तीनों फिर से फेरिस व्हील पर सवार हुए। इस बार मिंगमैन अभी भी रणविजय की बाहों में था और अनन्या और रणविजय एक दूसरे के बगल में बैठे थे। जब पहिया ऊंचाई पर पहुंचा तब भी अनन्या और मिंगमैन डरे हुए थे। अनन्या के हाथों ने अनजाने में रणविजय की बांह पकड़ ली और उसका शरीर भी धीरे धीरे उस पर झुक गया। रणविजय के साथ उसे पिछली बार की तुलना में बहुत बेहतर महसूस हुआ। मिंगमैन ने पूरी दोपहर शानदार समय बिताया। जब तक वे रेस्तरां में वापस आए तब तक लगभग 5:30 बज चुके थे और कुछ लोग पहले ही यहां आ चुके थे। लेकिन जो लोग इतनी जल्दी आए थे वे सभी गैर सदस्य थे। जहां तक सदस्यों का सवाल है, उन्हें लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी और निश्चित रूप से उन्हें पहले से इंतजार नहीं करना पड़ा। रणविजय ने अनन्या और मिंगमैन को ऊपर भेजा और फिर वह माउंट न्यू मून की ओर चल पड़ा। उसने 2 देशी मुर्गियां, कुछ बैंगन और खीरे लिए। उसने ब्राउन सॉस के साथ ब्रेस्ड चिकन चिप्स, लहसुन सॉस के साथ खीरा और सोयाबीन पेस्ट के साथ ब्रेस्ड बैंगन बनाने की योजना बनाई। जब रणविजय सामग्री लेकर वापस रेस्तरां में पहुंचा तो वह चकित रह गया। रेस्तरां के सामने 30 छोटी कुर्सियां पूरी तरह भरी हुई थीं और फिर भी लगभग 20 लोग खड़े थे। हालांकि यह संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इस क्षेत्र में ये शानदार था। इतने सारे लोग क्यों हैं? रणविजय थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जब उसने कार से उतरते हुए लोगों की बातें सुनी तो उसे समझ आ गया। रणविजय को देखते ही ये सभी लोग उसकी ओर देखने लगे और पीछे कतार में खड़े लोग उत्सुकता से बोले, बॉस, मैंने खास तौर पर यहाँ भोजन करने के लिए छुट्टी मांगी थी, लेकिन लाइन में बहुत सारे लोग हैं, क्या आप थोड़ा और कर सकते हैं? हाँ, मैंने नया नूडल सूप सुना है, आप हमें ज़रूर चखने दीजिए।
बॉस प्लीज, मुझे यहाँ आने में 1 घंटा लग गया। उद्धरण चिन्ह। उनके शब्द तत्परता से भरे थे। भले ही लाइन के आगे बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने जाने का विकल्प नहीं चुना बल्कि बॉस का इंतजार किया। मैं और बना दूंगा, रणविजय ने सहजता से उत्तर दिया और रेस्तरां की ओर चल दिया। उसके शब्दों ने इन लोगों को बहुत उत्साहित कर दिया। धन्यवाद बॉस, बॉस बहुत अच्छे हैं, हुर्रे। भीड़ ने जयकारे लगाए जैसे कि उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। सुनहरे बालों वाला एक आदमी जो लाइन के सामने बैठा था, उसने सब कुछ देखा। यह उसके लिए अविश्वसनीय था। रेस्टोरेंट के मालिक ने कब खाने वालों से थोड़ा ज्यादा खाना बनाने के लिए आभार अर्जित किया। आमतौर पर वे अपनी मर्जी से ऑर्डर करते थे। हे भगवान, क्या कमाल का रेस्टोरेंट है। लेकिन इस बीच गोरे आदमी ने इसे हल्के में लिया। आखिरकार यहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट था कि वह एक फूड एजेंट भी जीत गया था, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। इन सब के बावजूद जब रणविजय रेस्टोरेंट में गया तो बगल के स्टोर का मैनेजर पहले से ही सफ़ेद टेबल पर बैठा था, खाने का इंतजार कर रहा था। ये 2 मुर्गियां ले लो और इन्हें साफ कर दो। रणविजय ने 2 मुर्गियों वाला बैग थमा दिया। मैनेजर खुश दिख रहा था। उसने सीधे बैग लिया और पहले से ही अपना मुंह खोल दिया। मालिक, मुझे पैसे मत दो, पिछली बार जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। फिर वह मुड़ा और बाहर निकल गया। इस बार वह अपने आदमियों की निगरानी करने जा रहा था ताकि वे मुर्गियों को अच्छी तरह से साफ कर सकें। लियांग मेंगकी और कुछ अन्य लोग इस दृश्य से प्रबुद्ध हो गए। बॉस, क्या हम मांस खाने जा रहे हैं? लियांग मेंगकी ने जल्दी में पूछा। उसने अपना मुंह खोला ही था कि यू किंग, झाओ दाहू, सन डोंगहिंग और उसके परिवार के साथ साथ वान कियांग और उसकी पत्नी ने भी देखा। बेशक हर दिन सब्जियां खाना अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि जिन लोगों को मांस खाने का शौक नहीं था वे भी बीच बीच में मांस खाते थे। इसके अलावा ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें मांस पसंद नहीं था। कुछ लोगों को वसा खाना पसंद नहीं था, कुछ को शुद्ध मांस पसंद नहीं था। उन्हें हड्डियों वाला मांस पसंद था, जैसे कि स्पेयर रिब। कुछ लोगों को चिकन विंग्स और चिकन लेग्स पसंद थे, जबकि अन्य को चिकन हॉट, पोर्क लीवर आदि जैसे विसरा खाना पसंद था। इसके अलावा पश्चिमी रेस्तरां में सबसे प्रसिद्ध स्टेक वास्तव में लोकप्रिय थे। हमेशा कुछ प्रकार के मांस होते थे जो विशेष व्यक्ति को भी पसंद होते थे। रणविजय ने भीड़ का ध्यान आकर्षित करते हुए थोड़ा सिर हिलाया। वहां 2 मुर्गियां थीं और उन्हें कुछ देना कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार वे सदस्य हैं जो तरजीही व्यवहार के हकदार हैं। रणविजय की पुष्टि ने उनकी आंखों में तीव्र उत्सुकता भर दी। बहुत बढ़िया, आखिरकार हमारे पास खाने के लिए मांस है, हा हा हा। यू किंग जोर से हंसी। वह एक असली मांसाहारी थी। हालांकि बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सब उनकी आंखों में था। ये पहली बार था जब उन्होंने रेस्तरां में मांस का आनंद लिया था। चावल उबालने के बाद रणविजय ने खाने वालों के लिए एक बर्तन में एग फ्राइड राइस पकाने और साथ ही एक बर्तन में नूडल सूप बनाने की योजना बनाई। फिर उसने वह डिनर तैयार किया जो वे खाने वाले थे। जब सारी सामग्री तैयार हो गई तो बगल के रेस्टोरेंट का मैनेजर 2 मुर्गियां लेकर आया। चाकू के ऊपर नीचे होने के साथ ही रणविजय ने चिकन को टुकड़ों में काट दिया। इस बार वह आलू जैसी सामग्री डाले बिना ब्राउन सॉस के साथ ब्रेज्ड चिकन चिप्स बनाने के लिए तैयार था। यह एक शुद्ध मांसाहारी व्यंजन था। ब्राउन सॉस के साथ ब्रेज्ड चिकन चिप्स भी एक आम चीनी व्यंजन था। इसे पकाने की प्रक्रिया कठिन नहीं थी, लेकिन सामग्री की सख्त जरूरत थी और संचालन ठीक था। यह रेस्टोरेंट के लिए एक जरूरी व्यंजन था। वास्तव में जब तक आप आमतौर पर मांसाहारी व्यंजन पकाने के लिए खाद्य सॉफ्टवेयर के चरणों का पालन करते हैं, तब तक उनका स्वाद भी अच्छा होगा। लेकिन बेहतर स्वाद के लिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, चाहे प्रक्रिया हो, सामग्री हो या तकनीक, जैसे कि ताप नियंत्रण, अनुभवी लोगों द्वारा महारत हासिल होनी चाहिए। ब्रेज्ड बैंगन विद सोयाबीन पेस्ट, जो ब्रेज्ड बैंगन जैसा ही था, बनाने में आसान था और सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त था। यह एक आम डिश भी थी जिसका स्वाद भी अच्छा था। खीरे और लहसुन की चटनी की तो बात ही छोड़िए। ये कुरकुरा और स्वादिष्ट था और लियांग मेंगकी सहित सभी ने दोपहर में इसका स्वाद चखा था। रणविजय खाना बनाने के लिए तैयार था। उसने सबसे पहले एग फ्राइड राइस खत्म किया, उसे काउंटर पर रखा और नूडल सूप उबालना शुरू किया। देखो, बॉस ने आटा उठा लिया है और शो शुरू होने वाला है, लियांग मेंगकी ने उम्मीद से कहा। इस समय रेस्तरां में सभी लोग रणविजय पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और यहाँ तक कि दोपहर में देखने वाले 2 मेहमान भी इस शानदार कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए अपने मोबाइल फोन निकालने के लिए तैयार थे। जल्द ही भीड़ की निगाहों के नीचे रणविजय ने अपने हाथों में आटा पकड़ लिया। शुरू करने का समय हो गया था। लोगों ने धीरे धीरे अपनी सांस रोक ली। हालांकि रणविजय ने शांति से आटा पैनल पर रख दिया। क्या बॉस, आप अभिनय क्यों नहीं करते? लियांग मेंगकी ने पूछा। अपना समय लें, रणविजय ने शांति से उत्तर दिया। ओह, लियांग मेंगकी ने सिर हिलाया। दरअसल वह अभी भी खाना बनाते समय बॉस का सुंदर रूप देखना चाहती थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा स्वाद ही काफी था। रणविजय ने आटे को चाकू से स्ट्रिप्स में काटा, उन्हें सावधानी से धागे में खींचा और बर्तन में डाल दिया। जल्द ही नूडल सूप का एक बर्तन भी तैयार हो गया। गैर सदस्यों ने लगातार रात के खाने की तैयारी की। लियांग मेंगकी जैसे लोगों ने भी अपने कटोरे अंडे फ्राइड राइस और नूडल सूप से भर लिए।
जब उन्होंने कटोरे मेज पर रखे तो खाने वाला कोई नहीं था। हालांकि अंडे, फ्राइड राइस और नूडल सूप की मिली जुली खुशबू ने उन्हें भूखा महसूस कराया, लेकिन अधिक भोजन की खातिर उन्होंने सहन किया। अध्याय 106। जैसे ही चावल पकने वाला था, स्वादिष्ट ब्रेज़्ड चिकन का एक बर्तन खत्म हो गया। हालांकि 2 चिकन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आखिरी ट्यूरिन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बजाय उसने उन्हें एक बड़े बेसिन में डाल दिया। बिना रेंज हुड के चिकन की मधुर गंध जल्दी ही हवा में फैल गई। ये सुगंध ने धीरे धीरे उन्हें खाना बंद करने पर मजबूर कर दिया। उनकी सभी आंखें स्वादिष्ट चिकन पर टिकी थीं। तेलयुक्त मांस, साथ ही इसकी आकर्षक सुगंध ने उनके मुंह में पानी ला दिया। उनमें से एक, जो नूडल सूप खा रहा था, उसने लालची नज़र से नूडल्स पर लार टपका दी। हे भगवान, ये गंध मेरे लिए सहन करने के लिए बहुत ही आकर्षक है। यूकिंग ने घूर कर देखा और परेशान दिखी। वह परेशान क्यों थी? क्योंकि वह तुरंत चिकन खाना चाहती थी और उसने खुद को भी तनाव में डाल लिया था। जिस पल बॉस ने उन्हें खाने के लिए कहा, वह जबरदस्त गति से भागने का इरादा रखती थी। लियांग मेंकी आमतौर पर पहले सदस्य थे, लेकिन अब जो भी हो, यूकिंग इस चिकन की वजह से सब कुछ भूल गई थी। वह हैरानी की स्थिति में थी और यह भी नहीं जानती थी कि वह कौन है और कहाँ है। हालांकि बाकी लोग भी उससे बेहतर नहीं थे। वे भूखे भेड़ियों की तरह काउंटर पर रखे ब्रेज़्ड चिकन पर नजर गड़ाए हुए थे। सभी उस पल का इंतजार कर रहे थे जब वे इसका स्वाद ले सकें। बाकी 2 व्यंजन जल्द ही तैयार हो गए। आखिरकार रणविजय ने शांति से चॉपस्टिक की एक जोड़ी उठाई और भीड़ के सामने चिकन को पलट दिया। बॉस क्या कर रहे हैं? सभी लोग हैरान थे, लेकिन अगले ही पल उन्हें सब समझ में आ गया। उन्होंने देखा कि रणविजय शांति से चिकन से एक पंख, फिर एक पंख का सिरा, एक ड्रमस्टिक निकाल रहा था। उसने उन्हें एक छोटे कटोरे में डाल दिया। एक पल के लिए सभी लोग पागल हो गए। लोग चिकन, ड्रमस्टिक और पंखों के शौकीन थे। चिकन के ये 2 हिस्से सबसे अच्छे थे, क्योंकि ये दोनों हिस्से ज़्यादा सामान्य रूप से चलते थे और नर्म थे। इसके अलावा चिकन के पंख अभी भी एक तरह की मांसपेशियां थीं, जो लचीली थीं और स्वादिष्ट भी थीं। उदाहरण के लिए, कोला चिकन विंग्स लोगों की भीड़ द्वारा लोकप्रिय और पसंद किए जाने वाले थे। जल्द ही भीड़ की नज़रों के सामने 1 पंख, 2 पंख, 3 पंख, 1 ड्रमस्टिक, 2 ड्रमस्टिक, 3 ड्रमस्टिक। बॉस! यूकिंग ने देखा कि रणविजय आखिरी ड्रमस्टिक उठा रहा है, अचानक चीख रहा है। रणविजय ने हैरानी से उसकी ओर देखा। हालांकि दूसरे लोग उसे कमोबेश समझ गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह क्या कहने वाली थी। बॉस भाई एर्म, मुझे चिकन ड्रमस्टिक खाना है। यूकिंग शर्मा गई। उसे खाना मांगने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाए। ड्रमस्टिक खाने का मौका न मिलने के विचार ने उसे बहुत असहज कर दिया। ओह! रणविजय ने सिर हिलाया। कई लोगों की निगाहों के सामने वह अभी भी बहुत शांत था और उसने आखिरी चिकन ड्रमस्टिक को छोटे कटोरे में डाल दिया। वह कितना उदासीन था, लानत है, एक दुष्ट पूंजीपति। यूकिंग कुछ हद तक निराश थी, जबकि रणविजय ने सोचा कि इन सदस्यों के लिए बेहतर होना जरूरी है। इसलिए वह यूकिंग की ओर मुड़ा और एक हंसी के साथ कहा, अगली बार मैं तुम्हें एक पूरा चिकन बनाऊंगा। यूकिंग ने ये शब्द सुनते ही खुशी मनाई। नुकसान और लाभ की यह भावना उसके दिल को बहुत उत्तेजित कर रही थी। बॉस, चिकन ड्रमस्टिक उपलब्ध नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए एक पंख छोड़ सकते हैं? मैं खाना चाहता हूं। रणविजय को आखिरी चिकन विंग उठाते हुए देखकर लियांग मेंकी ने उत्सुकता से पुकारा। बॉस और वह खुशियां और दुख साझा करते थे, यानी वह रणविजय के साथ माउंट न्यू मून पर मेंगमैन के साथ खेलने गई थी। उसने समझा कि रणविजय के साथ उसका रिश्ता इन उपस्थित लोगों में सबसे अच्छा था और वह पहली सदस्य थी। इसके अलावा वह उससे प्यार करती थी। इस इरादे के अनुसार उसे उसके लिए एक चिकन विंग छोड़ना चाहिए। ये कल्पना करना सुखद था, लेकिन वास्तविकता बहुत क्रूर थी। इस बार रणविजय ने अपना सिर भी नहीं उठाया, बल्कि सीधे चिकन विंग ले लिया और कहा, नहीं, चिकन विंग्स सभी मेंगमैन के हैं। हो, यूकिंग ने शांत होकर लियांग मेंकी को देखा, जो अवाक था, खिलखिला रहा था। बदकिस्मत बॉस, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। लियांग मेंकी ने अपने होंठ काटे और नाटकीय ढंग से सूंघी। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि उसे यह चखने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि मेंगमैन को खाना पसंद है या नहीं, लेकिन वह चिकन विंग्स खाने के लिए वाकई बहुत उत्सुक थी। उनकी लालची निगाहों के सामने रणविजय ने एक छोटे कटोरे में अच्छे मांस के टुकड़े लिए और चिकन जितना भारी मांस एक प्लेट में रख दिया। फिर वह सोयाबीन के पेस्ट के साथ ब्रेस्ड बैंगन की एक डिश, लहसुन की चटनी के साथ खीरे की एक डिश और साथ ही 5 कटोरी चावल लेकर ऊपर चला गया। वाह! रणविजय के कदम 100 मीटर की दौड़ के लिए सिग्नल गन की तरह लग रहे थे। उसके जाते ही टेबल पर बैठे सभी सदस्य उठ खड़े हुए और खाने की ओर चल पड़े। हालांकि वे सभी बढ़िया थे। यूकिंग को छोड़कर लियांग मेंकी की सीट पर कब्जा कर लिया। बाकी सभी अपने सदस्य संख्या के अनुसार कतार में खड़े हो गए। यूकिंग, तुम बहुत कृतघ्न हो। मैं ही तुम्हें यहाँ खाने के लिए लाया हूँ। यूकिंग के पीछे खड़ी लियांग मेंकी ने अपनी आंखें ब्रेस्ड चिकन पर घुमाते हुए घुरघुराहट की। लियांग मेंकी ने धीरे से सूंघकर अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने आह भरी, वाह, गंध बहुत सुगंधित है। चिकन की गंध से लोगों के मुंह में पानी आ गया।
सामने खड़ी यू किंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे एक छोटी प्लेट में चिकन का 1/3 हिस्सा परोस दिया। फिर भी वह रुकने की इच्छा नहीं कर रही थी और अपने हाथों पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। जब उसने लगभग आधा चिकन खा लिया तो पीछे खड़े वांग कियांग और सनमिंग खांसी रोक नहीं पाए। वे जितने बूढ़े थे उतने ही परिपक्व भी थे। सनमिंग, खास तौर पर, जो गंभीर रूप से बीमार था और हर चीज से अलग खड़ा था, फिर भी उसे याद दिलाने से खुद को नहीं रोक पाया कि उसके किए के अनुसार पीछे खड़े लोगों को चिकन खाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि लियांग मिंकी को भी यू किंग पर इतनी शर्म महसूस हुई कि उसने यू किंग की पीठ थपथपाई और कहा, बस तुमने लगभग आधा खा लिया है। यू किंग अचानक से जम गई और लाल चेहरे के साथ भीड़ की ओर देखने लगी। उसने जल्दी से चिकन को अपनी प्लेट में वापस रख दिया और कहा, ओह सॉरी, मैं बस अपनी याददाश्त खो बैठी और खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए। भीड़ मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। वे सभी उसकी भूलने की बीमारी को समझ सकते थे, इस डर से कि कोई भी पहले जो भी परोसेगा वह भ्रमित हो जाएगा। अंत में यू किंग ने मात्रा का लगभग 10वां हिस्सा लिया, केवल 4 टुकड़े। ये स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। यू किंग कुछ हद तक निराश थी। वह अन्य 2 व्यंजन लेने के बाद वापस टेबल पर चली गई। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। लियांग मिंकी ने खुशी से चिल्लाते हुए अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर 10वां हिस्सा लिया और बाकी 2 व्यंजन लेकर वापस चली गई। अब 9 सदस्यों ने ब्रेस्ड चिकन खाया और वान कियांग ने जो आखिरी में खाया उसे 2 और टुकड़े मिले। सभी लोग अपनी सीटों पर वापस आ गए। चख कर देखो, यू किंग ने जल्दी से चिकन का एक टुकड़ा उठाया। ये सोया सॉस की तरह गहरे लाल रंग की सुगंध के साथ आकर्षक दुबले मांस का एक टुकड़ा था और चबाने योग्य त्वचा की एक परत थी। यू किंग ने एक काटने के बाद अपनी आंखें बंद कर लीं और चिकन के शुद्ध स्वाद को अपने मुंह में भरते हुए महसूस किया। हे भगवान, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। चिकन की खुशबू इतनी बढ़िया कैसे हो सकती है? यू किंग ने बार बार कहा। ये सही है, यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट चिकन है जो मैंने खाया है। बॉस द्वारा पकाया गया व्यंजन बिल्कुल अद्भुत है। झाओ दाहू लगभग रो पड़े। मेज पर बैठे सदस्यों ने सिर हिलाते हुए आश्चर्य व्यक्त किया, जबकि दूसरी तरफ सफ़ेद डाइनिंग टेबल पर बैठे कई लोगों की आंखें उभरने वाली थीं। वे इस समय भौहें सिकुड़ते हुए पत्थर बन गए थे, सीधे अपने कटोरे में चिकन को देख रहे थे और बेकाबू होकर निगल रहे थे। ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। उनमें से एक आदमी ने अपने साथी की तरफ देखा। क्या तुम्हें इसकी खुशबू नहीं आ रही है? ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। मैनेजर, मुझे क्या करना चाहिए? मैं खाना चाहती हूँ। जियाओ मेई की नज़र चिकन पर टिकी हुई थी और उसने मार्मिक लहजे में कहा। उसके सामने बैठे मैनेजर ने भी वहां देखा। उसने उसके शब्दों के बाद निगल लिया और आवाज़ इतनी साफ थी जैसे पानी का घूंट पी रहे हों। अंत में उसने जियाओ मेई की तरफ देखा और कड़वाहट से कहा, हम सदस्य नहीं हैं। ठीक है, हम सदस्य नहीं हैं। जियाओ मेई निराशा से भरी हुई थी। उसे इस समय दुनिया की सबसे हताश करने वाली चीज़ यह महसूस हुई कि वह स्वादिष्ट भोजन नहीं खा सकती थी, हालांकि वह उसके सामने ही था। उसके अलावा यहाँ बैठे पुरुषों ने सोचा कि अगर एक नग्न महिला चिकन के टुकड़े के साथ हो तो वे चिकन पर झपटने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन यह असंभव था। वे यहाँ चिकन का स्वाद नहीं ले पाए। वे दुखी और परेशान थे। अचानक मैनेजर की आंखें चमक उठीं। उसने जियाओ मेई को देखा और ब्रेक के बाद कहा, हमारे रेस्टोरेंट में जाओ और ब्रेस्ड चिकन लाओ। ठीक है। जियाओ मेई जल्दी से उठी और ब्रेस्ड चिकन लेने के लिए रेस्टोरेंट में लौट आए। इसे डाइनिंग टेबल पर रखने के बाद दोनों ने एक एक चिकन ड्रमस्टिक उठाया और सदस्य की टेबल पर ब्रेस्ड चिकन पर अपनी आंखें टिका दी, कल्पना करते हुए कि वे बॉस द्वारा पकाए गए ब्रेस्ड चिकन को खा रहे हैं। प्यास बुझाने के लिए बेर देखें। ये पूरी तरह से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यह नकली साबित हुआ। ब्रेस्ड चिकन जो मैनेजर के इस रेस्टोरेंट में आने से पहले स्वादिष्ट था, इस समय उसका स्वाद बुरा था। यह उसकी प्लेट में अंडे फ्राइड राइस और नूडल सूप से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। अच्छा, मैनेजर ने आह भरी और ड्रमस्टिक वापस रख दी, चुपचाप अंडे से बने फ्राइड राइस खाने लगा। जियाओ मेई, जो उससे थोड़ी बेहतर थी, ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और ब्रेस्ड चिकन को काट लिया, यहाँ चिकन का मजा लेने की भावना के बारे में कल्पना करते हुए, लेकिन कुछ मुंह चबाने के बाद मुश्किल से निगल पाए। मैनेजर, ये ब्रेस्ड चिकन बेकार लगता है। जियाओ मेई ने ड्रमस्टिक वापस रख दी और धीरे से आह भरी। बात करना बंद करो, बस खाओ। मैनेजर ने ब्रेस्ड चिकन को देखा भी नहीं और नूडल सूप खाने लगा। उस समय उसे सदस्य न होने के कारण थोड़ा दुख हुआ। वे क्या करें? अध्याय 107। जब लियांग मिंकी और अन्य लोग डिनर कर रहे थे तो आखिरकार गोरे आदमी की बारी आई। रेस्तरां में प्रवेश करते ही वह चौंक गया। क्या ये ब्रेस्ड चिकन है? इसकी खुशबू अच्छी है। ये किस तरह का चिकन है? गोरे बालों वाले उस आदमी का नाम पियसन था। वह खानपान विभाग में था, जो बेशक निराशाजनक था, लेकिन उसे इसमें दिलचस्पी थी। विश्वविद्यालय में कोई कसर नहीं छोड़ते हुए वह अपने वर्ष में खानपान प्रबंधन, खाना पकाने की तकनीक, पोषण आहार, पेस्ट्री बनाने और खाद्य समीक्षाओं के अध्ययन में सबसे आगे निकल गया। वह 5 साल से मिशेलिन के लिए काम कर रहा था, जब से उसे स्नातक होने के बाद सीधे अपने विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित किया गया था। वह दुनिया की हर प्रसिद्ध जगह पर गया था और यहाँ तक कि खाद्य एजेंटों के बीच भी वह एक आधिकारिक व्यक्ति था। वह जितना अधिक आधिकारिक था उतना ही सख्त होता गया।
वह ईमानदारी से काम करता था, अच्छी तरह से पके और खराब पके हुए भोजन के बीच अंतर करने की क्षमता रखता था। इसके अलावा वह ये भी बता सकता था कि यह स्वादिष्ट क्यों है या नहीं। पिछले 5 सालों में उसने दर्जनों मिशेलिन तारांकित रेस्तरां की संस्तुति की और 1 दर्जन से ज़्यादा मिशेलिन रेस्तरां को अयोग्य घोषित किया। लोग उसे बहुत प्यार करते थे और नफरत भी करते थे। हालांकि रणविजय के रेस्तरां में वह पूरी तरह से दंग रह गया और उसे लगा कि उसे कुछ भी नहीं पता। अंडे से बना फ्राइड राइस इतना स्वादिष्ट था और उसे ये भी नहीं पता था कि नूडल सूप में नूडल्स इतने बढ़िया क्यों थे और उनका स्वाद लाजवाब था। इसके अलावा उसने दोपहर में 3 कप दूध इसकी खुशबू के कारण पिया। ये पहली बार हुआ था। अब जब उसने हवा में चिकन की खुशबू सूंघी तो उसका पेट गुर्राने से नहीं बच सका। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। ये बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा गया था। ये किस तरह का चिकन है? पियर्सन ने अनजाने में कहा। यह इतना सुगंधित कैसे हो सकता है? क्या ये ऑस्ट्रेलोर्प है या ये ब्रेसे चिकन है? ऑस्ट्रेलोर्प को चीन गणराज्य के काल में इटली से लाया गया था। इसके पंख काले और चमकदार थे, चोंच, पिंडलियां और पंजे काले थे। इसके पैरों के तलवे सफ़ेद थे और पंख उड़ने के लिए काफ़ी मजबूत थे। यह अच्छी गुणवत्ता वाला और स्वादिष्ट था। ब्रेसे चिकन पूर्वी फ्रांस के ब्रेसे क्षेत्र में उत्पादित एक प्रकार का चिकन था। इसमें चमकदार लाल शिखा, सफ़ेद पंख और नीले स्टील के पैर थे जिनका रंग फ्रांसीसी झंडे जैसा था। इसलिए इसे फ्रांस के राष्ट्रीय चिकन के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। इसे दुनिया में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले चिकन के रूप में मान्यता दी गई थी। इसका प्रमुख गुण इसका कोमल मांस था जो नर्म और रसदार था, मानो पिघलने वाला हो। कुछ चिकन थे जो अब अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध थे, जिनमें से कुछ ही बेहतर थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि न तो ऑस्ट्रेलोर्प और न ही ब्रेसे चिकन में रेस्तरां में चिकन जैसी खुशबू थी। इस समय झाओ फैंग ने अनिच्छा से चिकन का आखिरी टुकड़ा खाया। उस आदमी की बातें सुनने के बाद वह उसकी ओर मुड़ा और बोला, ये तो बस एक आम देशी चिकन है। बिल्कुल नहीं, पियर्सन ने भौहें चढ़ाईं। वह पेशेवर ज्ञान के बारे में गंभीर था, इसलिए उसने पलटकर कहा, मैं देशी चिकन के स्वाद के बारे में बहुत स्पष्ट हूँ। इस तरह के चिकन का स्वाद मजबूत नहीं बल्कि थोड़ा अंतर्मुखी होता है, लेकिन हवा में गंध भारी होती है। सुगंध के फैलने के 3 तरीके हैं, क्रमशः अमीनो एसिड और कम करने वाली शर्करा के बीच मैलाड प्रतिक्रिया, वसा का थर्मल अपघटन। पियर्सन ने पहले चिकन के स्वाद के बारे में अध्ययन किया था, इसलिए वह 10 मिनट तक बोल सकता था। लेकिन कुछ अन्य लोग उसकी लंबी बात सुनने के लिए अनिच्छुक थे। भाई, तुम क्या कर रहे हो? दोपहर में पियर्सन के सामने बैठे आदमी ने उसे फिर से याद दिलाया। मेरा दोस्त अभी भी तुम्हारे पीछे लाइन में इंतजार कर रहा है। क्या तुम खाना चाहते हो? अगर नहीं तो मेरे दोस्त को पहले यहाँ बैठने दो। उस आदमी ने अपनी विपरीत दिशा में खाली सीट की ओर इशारा करते हुए अशिष्टता से कहा। पियर्सन के चेहरे की मांसपेशियां जम गईं। उसे इस रेस्तरां में न केवल मालिक से बल्कि अन्य भोजन करने वालों से भी द्वेष मिला। क्यों? क्या यहाँ गैर सदस्यों के मानवाधिकार नहीं थे? लोगों को भोजन करने के लिए खुद को नीचा दिखाना पड़ता था। ऐसा कैसे हुआ? रेस्तरां की खराब सेवा के बावजूद पियर्सन को यह देखकर विशेष रूप से असहजता महसूस हुई कि अन्य लोग उस आदमी की बातों से पूरी तरह सहमत थे। पियर्सन ने अपने कंधे उचकाए और होंठ सिकुड़ते हुए कहा, बेशक, मैं खाना चाहता हूँ। खाना खत्म करने के बाद पियर्सन सीधे किचन बार में चला गया। मुझे अंडे से बने फ्राइड राइस और नूडल सूप दोनों को फिर से ध्यान से चखना चाहिए। पियर्सन ने अपनी प्लेट में अंडा फ्राइड राइस और नूडल सूप भरा और अपनी सीट पर वापस चला गया। उसने पहले तो अंडा फ्राइड राइस का एक कौर खाया। ये सही है। पियर्सन ने चावल का एक कौर खाया, अपनी आंखें सिकुड़ते हुए। फिर उसने एक चम्मच साफ सूप भरा। जब उसने इसे पिया तो उसने कहा, ओह स्वादिष्ट। नूडल्स वाकई सख्त और चबाने में आसान है। पियर्सन ने अपने खाने का आनंद लेना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने खाना खाया उसकी नज़र फिर से लियांग मेंकी की तरफ गई। इस समय उनके कटोरे में रखा चिकन लगभग खा लिया गया था। यहाँ तक कि झाओ दाहू, जो धीरे धीरे खा रहा था, से चिकन के 2 टुकड़े छीन लिए गए, एक यू किंग ने और दूसरा लियांग मेंकी ने। मुझे नहीं पता कि चिकन का स्वाद कैसा है। अगर मैं इसका स्वाद चख पाऊँ तो। पियर्सन के दिमाग में अचानक एक विचार आया जो लगातार मजबूत होता जा रहा था। आखिरकार पियर्सन खुद को रोक नहीं पाया और उठकर सदस्यों की टेबल पर चला गया। माफ़ कीजिए, क्या ये चिकन और अन्य व्यंजन केवल सदस्यों के लिए हैं? पियर्सन थोड़ा असंगत था और पूछने के लिए कोई अच्छा शुरुआती बिंदु नहीं खोज पाया। क्या नियम दरवाजे पर नहीं लिखा है? झाओ फैंग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और उसकी ओर देखते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी के पास रेस्तरां में करने के लिए बहुत सारे काम थे। रेस्तरां वर्तमान में झाओ फैंग के दिल में दूसरे स्थान पर था। पहला था तांग जान को हराने के लिए उसका अंडरकवर ऑपरेशन। अगर कोई रेस्तरां में नाव को हिलाने की हिम्मत करता तो उसे यह बताने में कोई आपत्ति नहीं थी कि उसका उपनाम पागल कहाँ से आया है। शायद उसकी निवारक शक्ति या उसकी तीक्ष्णता के कारण पियर्सन थोड़ा अजीब था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि सदस्यों के लिए भोजन का नमूना लेने का कोई और तरीका है, जैसे कि ज़्यादा पैसे देना? सदस्यों के व्यंजन सिर्फ उनके लिए हैं। अगर आप खाना चाहते हैं तो आप सदस्यता खरीद सकते हैं। झाओ फैंग ने शांत भाव से कहा।
ये सुनकर लियांग मेंकी की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, हाँ, बस सदस्यता खरीद लो और मैं ऊपर जाकर बॉस को बुला सकती हूँ। लियांग मेंकी के लिए वह हमेशा मेंगमैन की मां के बारे में उत्सुक थी। जिज्ञासा के अलावा वह उसके साथ नापतोल भी करना चाहती थी। वह उसकी सुंदरता के बारे में काफ़ी आश्वस्त थी। इसके अलावा वह रणविजय और मेंगमैन की मां के बीच के रिश्ते के बारे में भी उत्सुक थी। उनका तलाक हुआ या नहीं, वह रणविजय के स्वभाव को जानती थी कि वह निश्चित रूप से झूठ नहीं बोलता। बॉस ने कहा कि वह पहले अविवाहित था, इसलिए कुछ रहस्य अवश्य होंगे। अगर मालिक और मकान मालकिन के बीच अच्छे संबंध और अच्छा परिवार होता तो लियांग मेंकी कुछ और नहीं कहती। इसके विपरीत अगर दोनों तलाकशुदा होते तो लियांग मेंकी को रणविजय से शादी करने और बच्चे पैदा करने में कोई आपत्ति नहीं होती। बहुत सोच विचार के बाद यह विचार उसके मन में आया। वह अपनी पसंद की चीज़ों के पीछे जा सकती थी, उसे किस बात का डर था। फिलहाल उसने पियर्सन का सवाल सुना। अगर उसने सदस्यता कार्ड के लिए आवेदन किया तो वह ऊपर जाकर देख सकती थी। सदस्यता कार्ड, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। पियर्सन ने अपना सिर खुजाया और जवाब दिया, ओह, तो तुम नहीं खा सकते, ये नियम है। लियांग मेंकी ने अपने होंठ सिकुड़े और कहा। वे खाना खाते रहे और किसी ने भी पियर्सन पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। पियर्सन ने थोड़ी देर हिचकिचाहट के साथ कहा, आखिरकार अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं एक खाने का शौकीन हूँ। मैं बॉस के व्यंजनों का स्वाद लेना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा मूल्यांकन उसे प्रसिद्धि और लाभ दिलाएगा। हालांकि झाओ फैंग और अन्य लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी, जबकि पीछे की तरफ सफ़ेद डाइनिंग टेबल पर बैठे कई लोग उसे देखकर हंस पड़े। मैं भी एक खाने का शौकीन हूँ। मैं भी एक बार आजमाना चाहता हूँ। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मैं भी बॉस के खाने को आजमाना चाहता हूँ और ऐसे स्वादिष्ट खाने की संरचना का विश्लेषण करना चाहता हूँ। हाँ, ये बहुत मज़ेदार है। आप बॉस को प्रसिद्धि और धन दिला सकते हैं। क्या आपको लगता है कि बॉस को उनकी ज़रूरत है? क्या आप नहीं देख सकते कि रेस्तरां दिन में केवल 3 घंटे ही खुलता है? अगर यह पूरे दिन खुला रहता तो यह बहुत बढ़िया व्यापार कर सकता था। उद्धरण चिन्ह। कुछ शब्दों ने पियर्सन को अवाक कर दिया। पियर्सन मिश्रित भावनाओं से भर गया। वह शर्मा गया और गहरी सांस लेने के बाद दृढ़ता से बोला, मैं पियर्सन, मिशेलिन तारांकित रेस्तरां का फूड एजेंट हूँ। हालांकि उसका काम गुप्त था, लेकिन उसने समझा कि अगर वह यहाँ के व्यंजनों का मजा ले सकता है तो अपनी पहचान उजागर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। निष्पक्षता के लिए आखिरी उपाय के तौर पर उसने इस रेस्तरां को अब और रेटिंग नहीं दी। उसका मानना था कि अगर इसे दूसरों द्वारा रेटिंग दी गई तो इसे भी अनुकूल टिप्पणियां मिलेंगी। ये कहने के बाद पियर्सन ने लोगों के विस्मय का इंतजार किया, लेकिन एक पल की चुप्पी के बाद हंसी का एक झोंका आया। मिशेलिन क्या है? क्या मैं इसे खा सकता हूँ? सफ़ेद टेबल पर बैठे एक आदमी ने उसका मजाक उड़ाया। तो क्या हुआ अगर तुम एक फूड एजेंट हो? क्या तुम्हें लगता है कि इस रेस्टोरेंट को मिशेलिन की उपाधि की ज़रूरत है? कुछ शब्दों ने उसे तुरंत चौंका दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग मिशेलिन की उपाधि के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते। सौभाग्य से लियांग मेंकी और टेबल के अन्य सदस्यों ने कुछ नहीं कहा, अन्यथा पियर्सन को उसके जीवन पर संदेह होने लगता। मिशेलिन से परिचित सदस्य, विशेष रूप से सन मिंग और वांग कियांग, उस व्यक्ति को अजीब नज़र से देखते थे। वे जानते थे कि मिशेलिन स्टार रेटिंग प्राप्त करने से न केवल रेस्टोरेंट की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, बल्कि इससे उसे धन भी मिल सकता है। लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वे सभी जानते थे कि इस रेस्टोरेंट का मालिक एक सामान्य व्यक्ति के अनुरूप नहीं है, इसलिए मिशेलिन उसके लिए आकर्षक नहीं हो सकता है। हालांकि उसने जो कहा उसे सुनकर लियांग मेंकी की आंखें चमक उठीं। वह जल्दी से उठी और बोली, तुम एक फूड एजेंट हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बॉस को फ़ोन करूंगी। लियांग मेंकी के शब्दों ने पियर्सन को बहुत सहज महसूस कराया और उसे पहली बार इस रेस्तरां में अपनी जगह का एहसास भी कराया। हमेशा अनदेखा न किया जाना बेहतर होता है। जल्द ही लियांग मेंकी दूसरी मंजिल पर चली गई। जब वह सीढ़ियों पर चढ़ी तो उसने अपने बालों में कंघी की और थोड़ी घबराहट महसूस की। अध्याय 108। ऐसा लगा जैसे कोई बहू अपनी सास से मिलने गई हो और दूसरी मंजिल पर जानवर हो। लियांग मेंकी का दिल अनजाने में तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसने ऊपर की मंजिल पर हंसी सुनी हो और ऊपर जाते समय जोहफी और काजल को छोड़कर किसी महिला की तीखी आवाज़ सुनाई दे रही हो। मेंगमैन की मां को उसके असली रंग में देखने का समय आ गया था। लियांग मेंकी ने बड़बड़ाया, लेकिन जब वह आधी दूरी तक चली तो उसने देखा कि अचानक दूसरी मंजिल पर एक आकृति दिखाई दे रही है। लियांग मेंकी शांत हो गई और उस व्यक्ति को देखने लगी। अनायास ही उसने अपने होंठ ऊपर उठाए और कहा, बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रणविजय अचंभित था। उसका क्या मतलब था कि वह यहाँ क्या कर रहा था? मैं एक गिलास दूध लेने नीचे जा रहा हूँ, रणविजय ने हंसते हुए जवाब दिया। ओह, लियांग मेंकी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, नीचे एक विदेशी है जो मिशेलिन का खाद्य एजेंट है और व्यंजनों का स्वाद लेना चाहता है। वह यहाँ दोपहर के भोजन के लिए आया था, अपने चेहरे पर चावल के साथ भोजन खा रहा था। हा, लियांग मेंकी को मजा आया और उसने हंसते हुए कहा। हालांकि रणविजय को आश्चर्य नहीं हुआ, वह उदासीनता से नीचे आ रहा था। उसने पहली मंजिल पर गोरे आदमी को भी देखा। पियर्सन ने अनजाने में रणविजय को देखकर अहंकार दिखाया।
उसने सपाट लहजे में कहा, अच्छा नमस्ते बॉस, मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम पियर्सन है और मैं मिशेलिन का खाद्य एजेंट हूँ। जब वह बोल रहा था तो पियर्सन ने रणविजय को चुपके से देखा, रणविजय के आश्चर्य और विनम्रता का प्रदर्शन देखने का इरादा रखते हुए। इस बात को सोचकर पियर्सन को ताजगी महसूस हुई। इस रेस्टोरेंट में जो व्यवहार किया गया उससे वह वाकई असहज हो गया। एक बार जब बॉस को उसकी पहचान पता चल गई और वह चापलूसी करना चाहता था तो उसे संयमित रहना चाहिए। फिर भी रणविजय ने सिर्फ कहा। फिर वह बार में चला गया, एक गिलास दूध डाला, ऊपर जाने के लिए मुड़ा और सीढ़ियों में गायब हो गया। उसकी हरकतें बिल्कुल भी लापरवाही भरी नहीं थीं। जब उसने शुरुआत में अपना परिचय दिया तो उसने सिर्फ एक नज़र पियर्सन पर डाली। फिर कोई फॉलो अप नहीं हुआ। तुम, वह। इस समय पियर्सन असमंजस में था। उसने रणविजय की ओर हाथ बढ़ाया, सोचा कि उसे रोक लेगा, लेकिन असफल रहा। रणविजय के गायब हो जाने के बाद पियर्सन का सदमा और अविश्वास अंत में अवसाद में बदल गया। लियांग मिंग की उसकी शक्ल देखकर हंसे बिना नहीं रह सका। उसने कहा, तुम वापस जाकर ईमानदारी से खाना खाओ। अनुमान है कि मिशेलिन का शीर्ष प्रबंधन भी यहाँ आया था। बॉस ने जवाब नहीं दिया। तुम तो दूर की बात है। अरे नहीं, ऐसा कैसे? पियर्सन उदास होकर अपनी सीट पर चले गए। तभी चुपचाप खा रहे सन मिंग ने हल्की खांसी की। उसने कहा, पियर्सन, मेरे पास अभी भी चिकन के 2 टुकड़े हैं, बस उन्हें ले लो और एक बार खाओ। रणविजय द्वारा पियर्सन की अनदेखी करने के बावजूद सन मिंग का झुकाव व्यापार की ओर था, क्योंकि वह व्यापार में लगा हुआ था। किसी भी दृष्टिकोण से मिशेलिन के खाद्य एजेंट की अनुकूल टिप्पणियां रेस्तरां के लिए अच्छी थीं, इसलिए उसने चिकन के 2 टुकड़े छोड़ने की अपनी इच्छा को रोकने की बहुत कोशिश की। इस बीच उसे ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसे साधारण चिकन खाना बहुत पसंद नहीं था। लेकिन इस रेस्तरां में शायद कोई भी इस इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। पियर्सन दंग रह गया। फिर उसने खुशी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, धन्यवाद सर। पियर्सन ने बात करते हुए एक पेपर प्लेट और चॉपस्टिक की एक जोड़ी पकड़ी और चिकन के 2 टुकड़े उठा लिए। जब वह अपनी सीट पर लौटा तो लियांग मिंग की और कुछ अन्य लोगों ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें लगभग लग गई हैं। झाओ दाहू ने धीरे से कहा, पेटू, कृपया एक बार कोशिश करके देखो। ओह, पियर्सन ने होश संभाला। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। अपने चेहरे पर सटीकता के साथ उसने कहा, एक डिश में रंग, सुगंध और स्वाद का सही संयोजन होना चाहिए। चलो पहले रंग के बारे में बात करते हैं। सोया सॉस में बना इसका लाल भूरा रंग अच्छी तरह से तैयार किया गया है। रंग न तो बहुत गहरा है और न ही बहुत हल्का। केवल इसकी उपस्थिति के आधार पर हम देख सकते हैं कि शेफ को मसाले की मात्रा पर अच्छी पकड़ है। सुगंध के लिए, जैसा कि मैंने अभी कहा, ये पूर्ण स्वादिष्ट और आकर्षक है। यदि 100 अंक पूर्ण अंक हैं तो मैं इसके रंग के मामले में इसे 100 और सुगंध के मामले में 110 अंक दूंगा, क्योंकि यह बहुत सुगंधित है। स्वाद के लिए, पियर्सन ने बोलते हुए चिकन को अपने मुंह में डाला और अपनी आंखें बंद करके उसका स्वाद लिया। हालांकि वह तेजी से क्यों चबा रहा था। कुछ काटने के बाद उसने चिकन का पहला टुकड़ा खा लिया, फिर दूसरा टुकड़ा उठाया। वह खरगोश की तरह था, उसे जल्दी जल्दी खा रहा था। 10 सेकंड बाद दूसरा टुकड़ा खा लिया गया। ओह, पियर्सन ने बहुत आनंद के साथ लंबी सांस छोड़ी। भाई, तुम्हें कैसा लग रहा है? यू किंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत बहुत बढ़िया। पियर्सन ने देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने कहा, यह चिकन मैंने अब तक चखा सबसे स्वादिष्ट है। इसका स्वाद ऑस्ट्रेलोट, ब्रेसे चिकन, रोड आइलैंड रेड चिकन और इसी तरह के अन्य चिकन से बेहतर है। यह अविश्वसनीय है। ये 3 पीले चिकन कैसे हो सकते हैं? क्यों मत पूछो। झाओ फैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, हम सभी ने मालिक द्वारा पाली गई देशी मुर्गियों को देखा है। वे वास्तव में 3 पीले चिकन हैं। जहां तक उनका स्वाद इतना अच्छा होने का सवाल है, हमें नहीं पता। शायद मालिक एक बहुत ही कुशल रसोइया है। नहीं। पियर्सन ने बार बार अपना सिर हिलाया और कहा, वह निश्चित रूप से खाना पकाने में अच्छा है, लेकिन यह व्यंजन अकेले पकाने से नहीं बन सकता। तो स्वाद के मामले में आपका क्या स्कोर है? लियांग मिंग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए पूछा। इसका स्वाद? पियर्सन ने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा। जब उसने ऊपर देखा तो उसने अपनी आंखों में पुष्टि भरी आंखों से कहा, अगर 100 अंक पूरे अंक हैं तो मैं इस चिकन के लिए 1000 अंक दूंगा। लियांग मिंग की सहित कई लोगों ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। उन्हें नहीं पता था कि पियर्सन से यह स्कोर पाना कितना अविश्वसनीय था। पियर्सन ने और टिप्पणी करने की योजना बनाई थी। चूंकि उसकी पहचान उजागर हो गई थी, इसलिए थोड़ा और कहना ही ठीक था, लेकिन भाई, मेरा दोस्त आधे दिन से लाइन में इंतजार कर रहा है। तुम खाते हो या नहीं? ठीक है। पियर्सन की टिप्पणी जीवन का एक प्रसंग थी। रणविजय को निश्चित रूप से मिशेलिन सितारों के मूल्यांकन की परवाह नहीं थी। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि मेंगमैन के बिना रेस्तरां का अस्तित्व नहीं होता और लोगों को ऐसे स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेने का अवसर नहीं मिलता। रेस्तरां शाम 8 बजे तक खुला रहता था। 1 घंटा ज्यादा खुला रहने का कारण ये था कि वहां बहुत ज्यादा लोग थे। रेस्तरां में प्रवेश करने के लिए कतार में लगे लोगों ने जब देखा कि अंडा फ्राइड राइस और नूडल सूप पर्याप्त नहीं है, तो उन्होंने लालच को सहन करने के लिए खुद को मजबूर किया और कम लिया, क्योंकि वे भोजन के शौकीनों को समझते थे।
अगर वे 1 घंटे तक लाइन में लगने के बाद भी स्वादिष्ट भोजन का आनंद नहीं ले पाते तो वे वास्तव में उदास महसूस करते। इसलिए रात के खाने का अंत एकदम सही था। लगभग सभी ने नूडल सूप का स्वाद लिया जो रेस्तरां में हाल ही में सूचीबद्ध किया गया था। झाओ फेंग ने 8:30 बजे तक पहली मंजिल की सफाई की। उन्होंने जो फेई और काजल को आवाज़ दी जो पहली मंजिल पर टीवी देख रहे थे और फिर चले गए। काजल, जो फेई ने काउंटर के डेस्कटॉप पर नजर डाली जहां पैसों का एक मोटा ढेर था। उसने उत्सुकता से कहा, चलो देखते हैं कि हमने शाम को कितना पैसा कमाया। ठीक है, चलो। काजल की आंखें चमक उठीं। दोनों एक साथ इकट्ठे हुए, इसे बराबर बराबर बांटा और जांच की। आंटी फेफेई, आंटी लिली, आप क्या कर रही हैं? हो पापा, पापा जल्दी करो, चोर हैं। मेंगमेंग छोटे कदमों से नीचे चली गई और जब उसने उन्हें पैसे चेक करते देखा तो अपनी छोटी भुजाएं हिलाईं। अनन्या और रणविजय मेंगमेंग के पीछे चले गए और मेंगमेंग के हाव भाव को देखकर जोर से हंस पड़े जो उसके भोजन की रक्षा करने जैसा था। मेंगमेंग, हम आपके डैडी को मुफ्त में ऑडिट करने में मदद कर रहे हैं। जो फेई जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाए लेकिन वह अचानक नंबर भूल गई। उसने अपने माथे पर थपथपाया और कहा, आउच, मेरे छोटे पूर्वजों, मैं शकल भूल गई। इसलिए जो फेई को फिर से शुरुआत करनी पड़ी। आखिरकार कुछ मिनट बाद जो फेई ने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरा काम हो गया, यह 21,200 युआन है। लिली, तुम्हारे पास कितने हैं? 23,100 युआन। काजल ने अपने हाथ में पैसे का ढेर उठाया और उसे लहराया। वाह, 21,200 प्लस 23,100 44,300 होते हैं। हे भगवान, जीजाजी, आपने एक रात में 44,000 से ज्यादा कमाए। आप बहुत बढ़िया हैं। आपके लिए 1 महीने में 1 मिलियन कमाना आसान है। जो फेई ने अतिशयोक्तिपूर्ण भावों के साथ कहा। चलो, झल्लाहट बंद करो। अनन्या ने उसे गुस्से से घूरा। हाँ, बड़ी बहन यान, मैं खुश हूं कि मेरे पास एक बढ़िया जीजाजी हैं। जो फेई ने पैसे काउंटर पर रखे, मुस्कुराए और उसकी ओर चल दिए। मुझे लगता है कि तुम्हारा मुंह सिल दिया जाना चाहिए। अनन्या ने धीरे से नाक सिकुड़ी। वह रणविजय को जीजाजी कहने की आदी थी। वास्तव में वह अभी उसके साथ नहीं थी। काजल, जो बार में थी, ने लापरवाही से पैसे दराज में रखे और सोफे के पीछे कदम रखते हुए कहा, भाई, लगभग 8:30 बज रहे हैं, मुझे काम पर वापस जाना है। ओह, वापस जाओ और धीरे धीरे गाड़ी चलाओ। रणविजय ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं वापस जाऊंगा। फेफेई, भाभी, मेंगमेंग, अलविदा। काजल ने सभी को अलविदा कहा। रुको, मैं भी जाऊंगा। तुम मुझे सवारी दे सकते हो? जोफी जल्दी से खड़ी हुई और बोली, बड़ी बहन यान, तुम यहाँ अकेली रहती हो। मैं तुम्हारे बगल में सोने के लिए बहुत थक गई हूँ। जोफी को भी अकेले सोने की आदत थी। वह आराम से करवटें बदल सकती थी। दूसरों के साथ बिस्तर साझा करना उसके लिए असहज था। यहाँ अकेले रहना। अनन्या कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर वह शर्मीली अभिव्यक्ति के साथ शर्मीली महसूस करने लगी। यहाँ अकेले सोना, ये कैसे चल सकता है? बिना किसी स्पष्ट कारण के मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। रणविजय ने अभी तक मेरा पीछा नहीं किया है। अनन्या ने रणविजय को चुपके से देखा, एक पल के लिए सोचा, फिर झिझकते हुए कहा, हमें कल सुबह काम करना है, इसलिए मैं भी वापस जा सकती हूँ। अध्याय 109। सामान्य तौर पर अनन्या ही तय करती थी कि उसे क्या करना है, जैसे कि कहाँ खाना है और रात में क्या खाना है। लेकिन अब अनन्या अपने मन को नहीं बना पा रही थी। उसके गाल पर अजीब सी बेचैनी चढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसे रहना चाहिए या चले जाना चाहिए। ओह नहीं, माँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहना चाहिए। मेंगमेंग ने तुरंत एक नाजुक और मार्मिक रूप धारण कर लिया। उसकी बड़ी आंखें अनिच्छा से भरी थीं। छोटी राजकुमारी नहीं चाहती थी कि उसकी माँ जाए। ठीक है, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ यहाँ रहेगी। जोफी ने हंसते हुए कहा, बड़ी बहन यान, मना मत करो। यहाँ रहना कोई बड़ी बात नहीं है। जोफी ने अब वास्तव में सोचा कि अनन्या के लिए यहाँ रहना अच्छा है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अनन्या और रणविजय एक साथ रह सकते हैं, जो उसके पिछले विचार से बिल्कुल अलग था। एक बार जोफी ने अनन्या की मौजूदगी में रणविजय के बारे में बुरा भला कहा था। बिल्कुल नहीं। अनन्या थोड़ी शर्मा गई। इस समय उसके नाजुक गाल आकर्षक लग रहे थे। जैसे ही जोफी ने उसके हाव भाव देखे, उसे पता चल गया कि अनन्या शर्मीली है। ये सोचकर कि कहने को और कुछ नहीं है, उसने थोड़ी देर बाद कहा, ओह बड़ी बहन यान, आप मेंगमेंग के साथ मास्टर बेडरूम में सो सकती हैं और जीजाजी दूसरे बेडरूम में सो सकते हैं। इसमें कोई असुविधा नहीं है। इसके अलावा बिल्कुल नहीं। अनन्या ने सिर हिलाते हुए कहा, हम सभी को आज यूनियन गार्डन वापस जाना चाहिए। मैं मेंगमेंग के लिए कुछ कपड़े लाने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ उसके कपड़े पर्याप्त नहीं हैं। मुझे लगता है कि मेंगमेंग फिलहाल यहाँ रह सकती है। उसे अब आश्चर्य हुआ कि रणविजय न केवल मेंगमेंग को अच्छा खाना बनाने के लिए तैयार था, बल्कि मेंगमेंग की अच्छी तरह से देखभाल भी करता था, तो उसे रोकना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा मेंगमेंग को बेबीसिटर की जिम्मेदारी सौंपने से वह अपने पिता की देखभाल की तुलना में और भी अधिक चिंतित हो गई। जहां तक खुद की बात है, रणविजय के साथ उसका रिश्ता अभी भी स्पष्ट नहीं था, इसलिए वह खुद को यहाँ रहने के लिए राजी नहीं कर पाए। जबकि रणविजय ने उसकी बातें सुनकर सीधे सिर हिलाया और कहा, ठीक है।
उसके लिए जब तक अनन्या ने मिंगमैन को यहाँ रहने देने का वादा किया तब तक वह संतुष्ट था। उसने किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचा, इसलिए वे सभी एक साथ रेस्तरां से चले गए। रणविजय ने अनन्या, मिंगमैन और जोऊफी को ड्राइव किया, जबकि काजल अपनी मासेराटी को चलाते हुए आगे चल रही थी। एक गंतव्य कॉजवे बे था और दूसरा ईस्टर्न था, इसलिए न्यू मून बे से बाहर निकलने के बाद दोनों कारें अलग अलग रास्तों पर चली गईं। काजल कार में लोकप्रिय इलेक्ट्रिक संगीत बजा रही थी। गतिशील लय का अनुसरण करते हुए उसने थोड़ा सिर हिलाया। अपने भाई द्वारा खरीदी गई कार को चलाना और चलती इंजन की आवाज़ सुनना उसे बहुत खुश कर रहा था। जब वह रिहायशी इलाके में लौटी तो संयोग से उसे ली अन्ना मिल गई, जो फलों से भरा बैग लेकर आई थी। अचानक नीचे एक नई मासेराटी जीटी देखकर ली अन्ना को थोड़ी उत्सुकता हुई। लग्जरी कारों का हर जगह ध्यान आकर्षित करना आम बात है, लेकिन जब उसने देखा कि काजल शांति से उतरी और शान से फ्लैट के दरवाजे की ओर चली गई तो वह थोड़ी हैरान हुई। लिली, ली अन्ना ने तुरंत काजल को पुकारा। ली अन्ना को देखकर वह मुस्कुराए और बोली, अन्ना, क्या तुम फल खरीदने गई थी? ली अन्ना तेजी से उसके पास गई और झिझकते हुए बोली, लिली, तुम्हारी कार? मेरे भाई ने इसे मेरे लिए खरीदा है। काजल को बहुत गर्व हुआ। हालांकि उसके पास उन दिनों करोड़ों की कीमत की लग्जरी कारें और कई अन्य कारें थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे इतना खुश नहीं किया क्योंकि यह कार उसके भाई ने उसके लिए लाई थी। भाई रणविजय, ली अन्ना ने अपनी जीप बाहर निकाली और कहा, भाई रणविजय बहुत अमीर है। अरे, मेरे भाई को पैसे कमाने का हुनर है। ये कार उसने इन दिनों कमाए पैसों से खरीदी है। काजल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ली अन्ना दंग रह गई। कई दिनों में कमाए पैसों से करोड़ों डॉलर की कार खरीदना, इससे वह एक बेहतरीन छात्रा हैरान रह गई। स्नातक होने के बाद वह हर महीने 50,000 युआन और हर साल 600,000 युआन से ज़्यादा कमाती थी। इस कार को खरीदने में उसे 5 साल लग गए। इसके अलावा इसमें रहने का खर्च शामिल नहीं था। ये स्वीकार किया गया कि हांगकांग में रहने का खर्च कम नहीं था। तुम्हारा भाई क्या करता है? वह कुछ दिनों में इतना कैसे कमा लेता है? ली अन्ना ने उत्सुकता से पूछा। वह एक रेस्टोरेंट का मालिक है। इस विषय पर काजल का उत्साह बढ़ा। उसने चमकती आंखों से कहा, अन्ना, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि मेरे भाई द्वारा पकाए गए व्यंजन कितने स्वादिष्ट हैं। ओह, वर्णन से परे, वैसे भी वे अन्य प्रसिद्ध शेफ द्वारा बनाए गए भोजन से बेहतर हैं। लेकिन एक रेस्तरां भी कुछ दिनों में लाखों डॉलर नहीं कमा सकता है। ली अन्ना ने कहा, क्यों नहीं? शीर्ष 10 सदस्यता कार्ड, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 1 मिलियन युआन थी, कुछ ही दिनों में बिक गए। इन 10 ने उसे 10 मिलियन कमाने में मदद की, जबकि निम्नलिखित कार्डों की कीमत 10 मिलियन युआन थी। इसके अलावा मेरे भाई के रेस्तरां में भोजन के लिए 30,000 से 40,000 युआन का कारोबार होता है और शुद्ध आय एक महीने में कम से कम 1 मिलियन तक पहुंच सकती है। काजल ने गर्व से कहा। वह उसकी छोटी बहन होने के नाते अपने अद्भुत भाई पर भी गर्व करती थी। कितना महंगा है? खबर सुनकर वह कुछ डर गई। उसे एक टेढ़ी मुस्कान देने के बाद ली अन्ना ने फिर पूछा, तुम्हारे भाई का रेस्टोरेंट कैसा है? उसमें क्या क्या व्यंजन मिलते हैं? अरे, अंडे से बने फ्राइड राइस और नूडल सूप अभी बिक रहे हैं। वैसे हमने जो दूध पिया है, क्या वह स्वादिष्ट है? मेरे भाई के रेस्टोरेंट में इसकी कीमत 100 युआन प्रति कप है। काजल ने जवाब दिया, खाना वैसे भी बहुत स्वादिष्ट है और मैं तुम्हें अगली बार चखने के लिए ले जाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद लिली। ली अन्ना ने मुस्कुराते हुए थोड़ी प्रशंसा के साथ कहा, भाई रणविजय वाकई कमाल के हैं। लिली, मैं वाकई तुमसे ईर्ष्या करती हूँ कि तुम्हारा भाई इतना अच्छा है। वैसे क्या तुमने मिंगमैन की माँ को देखा है? हाँ, काजल ली अन्ना के साथ लिफ्ट में चली गई और फ्लोर बटन दबाने के बाद जवाब दिया। वह बहुत सुंदर दिख रही होगी। मिंगमैन भाई रणविजय की तरह नहीं दिखती, वह अपनी माँ की तरह होगी। ली अन्ना ने कहा, वह सिर्फ सुंदर नहीं है, मेरे भाई में निश्चित रूप से सुंदरता की झलक है। मेरी भाभी के बारे में आप उसे जानते होंगे। उसने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। मुझे पता है। कौन है? ली अन्ना और भी उत्सुक हो गई। वह, काजल ने शब्द निकाले। ओ डियर, मुझे अंदाजा मत लगाओ, बाहर निकालो, बाहर निकालो। ली अन्ना ने बेचैनी से कहा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। काजल ने आंखें घुमाई, लिफ्ट से बाहर भागी, दरवाज़ा खोला और कपड़े बदलने के लिए वापस बेडरूम में चली गई। हालांकि ली अन्ना ने पहले चाय की मेज पर आराम से फल रखे, फिर जल्दी से काजल के बेडरूम में भागी और काजल को नीचे फेंक दिया और उसके साथ बिस्तर पर मस्ती करने लगी। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ओह चलो, मुझे काम के लिए देर हो रही है। अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ। वह कौन है? ली अन्ना ने सीधे काजल की ओर देखा। वह काजल ने इस बार अनुमान लगाने में समय नहीं लगाया। उसने थोड़े समय के ब्रेक के बाद सीधे 2 शब्द कहे, अनन्या। कौन? अनन्या? ली अन्ना को अचानक आश्चर्य हुआ। वह इस नाम से बहुत परिचित थी, लेकिन एक पल के लिए उसे याद नहीं आ रहा था। उसका चेहरा देखकर काजल ने याद दिलाया, कुछ साल पहले। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। ली अन्ना ने कहा, अनन्या, हे भगवान, भाई रणविजय की पत्नी अनन्या निकली। यह अविश्वसनीय है ना? तो क्या? काजल ने उसे घूरते हुए कहा, मेरे भाई की पूर्व गर्लफ्रेंड सभी बिल्कुल शानदार लड़कियां थीं। वह अनन्या के साथ है, तो क्या हुआ?
मेरा भाई बहुत बढ़िया है। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। भाई रणविजय वाकई बहुत बढ़िया है। लियन्ना ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, मैं बस थोड़ा हैरान हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि यह अनन्या है और उसका भाई रणविजय से एक बच्चा भी है। आह, परेशान होना बंद करो। काजल ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए अपने कपड़े पहने। फिर वह खड़ी हुई और बोली, मैं काम पर जा रही हूँ और तुम यहाँ बस हैरान रहो। ओह, ठीक है। लियन्ना ने हैरानी से सिर हिलाया। उसका दिमाग अनन्या के बारे में बातों से भरा हुआ था। उसे याद आया कि 5 या 6 साल पहले जब अनन्या अपने करियर के शिखर पर पहुंचने वाली थी तो उसने खुद को एंटरटेनमेंट सर्किल से अलग कर लिया था। लोगों के लिए समझना मुश्किल था। चूंकि उसके बाद अनन्या के बारे में कोई खबर नहीं थी, इसलिए लोगों ने धीरे धीरे दूसरे लोगों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एंटरटेनमेंट सर्किल 5 साल के भीतर बहुत तेजी से विकसित हुआ, जो एक नए रूकी किंग के उभरने के लिए पर्याप्त था। हालांकि अनन्या, जिसका करियर अभी अभी शुरू हुआ था, लोगों ने उसे अभी अभी जाना था, और जो न्यू रूकी किंग को हासिल करने वाली थी, आधे साल से भी कम समय में गायब हो गई। कुछ लोगों की नज़र में यह वाकई दुखद था। अगली सुबह रणविजय ने अकेले ही अपनी पांडा कार चलाई, जबकि जो फेई ने अनन्या और मेंगमैन के साथ मर्सिडीज चलाई। जब वे रेस्तरां पहुंचे तो 7:20 बज चुके थे। इस समय तक वहां पहले से ही बहुत से लोग लाइन में खड़े थे, यहां तक कि लियांग मिंकी और झाओ फैंग भी दरवाजे के सामने चुपचाप इंतजार कर रहे थे। आखिरकार लोगों की निगाहों के सामने रणविजय की कार नजर आई। मर्सिडीज उसके पीछे क्यों आए? यू किंग ने उत्सुकता से कहा। क्या बॉस कल रात बाहर गए थे? झाओ दाहू ने गपशप की। अरे, क्या पीछे वाली कार मैडम की है? क्या वह आज यहाँ आए हैं? होनी चाहिए, झाओ फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। अच्छा, तो मैं मैडम को अपनी आंखों से देख सकता हूँ। लियांग मिंकी ने सीधे मर्सिडीज की दिशा में देखा। रणविजय पहले उतर गए और कुछ देर तक इंतजार करने के लिए खड़े रहे। जल्द ही मर्सिडीज का दरवाज़ा खुला। लोगों ने जो फेई को देखा था, जो कैब से उतरी थी, लेकिन पिछली सीट पर पहले एक सफ़ेद और पतली टांग नीचे उतरी। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि यह महिला अपने लंबे पैर के दाईं ओर अच्छी हालत में थी। जल्द ही, जैसे ही नज़र ऊपर गई, लोगों ने एक हल्के नीले रंग की डेनिम शॉर्ट्स देखी जो उसके अच्छे फिगर की रूपरेखा बना रही थी, और एक साधारण लेकिन सुंदर सफ़ेद टी शर्ट। फिर भीड़ ने बीच बीच में चिल्लाना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया फिगर, बहुत बढ़िया है। जल्द ही मैडम कार से उतर गईं। जैसे ही लोगों ने ऊपर देखा, उन्होंने एक नाजुक गर्दन देखी जिसने उन्हें संतुष्ट कर दिया। उसके पतले और सेक्सी लाल होंठ, बेदाग गाल, छोटी लेकिन सुंदर नाक और कान सभी सुंदरता का अर्थ दिखाते थे। जब थोड़ा और ऊपर देखा तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखें एक नीचे की टोपी से ढकी हुई थीं, जिससे लोगों को बेकाबू होकर दया आ रही थी। वह वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है, यू किंग ने खाली स्वर में कहा। बेशक, झाओ फैंग ने एक सरल जवाब दिया। अगर मैडम सुंदर नहीं थी तो कौन था? जल्द ही मैडम, एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह मेंगमैन को पकड़े हुए, रणविजय के पीछे पीछे रेस्तरां के दरवाजे तक चली गईं। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग मेंगमैन। लियांग मिंकी जल्दी से वहां पहुंची और पहले दो लोगों का अभिवादन किया। फिर उसने सीधे अनन्या की ओर देखा और कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। सुंदरता लियांग मिंकी को हार मानने के लिए राजी करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आंखें मन की खिड़की थीं और सुंदर आंखें होना बहुत जरूरी था। वह उसके अभिवादन में अनन्या का पूरा चेहरा देखना चाहती थी। आखिरकार अनन्या ने उसके अभिवादन के सामने अपना सिर उठाया। उसने अपनी चमकीली आंखें झपकाईं, लियांग मिंकी को देखा। उसने स्पष्ट रूप से सोचा कि वह मेंगमैन की छोटी बहन थी, जिसे एक महिला की छठी इंद्री के आधार पर संदर्भित किया जाता है। एक लड़की रणविजय से प्यार करती है। अनन्या ने अपनी चमकती आंखों से लियांग मिंकी को देखा। उसने एक ऐसी मुस्कान दी जो बहुत ही दुर्लभ थी और जवाब दिया, नमस्ते। 2 सरल शब्दों ने उसकी मधुर आवाज़ को बाहर निकाल दिया। हालांकि लियांग मिंकी अनन्या की आंखों को पूरी तरह से देखने में खोई हुई थी। उसकी बड़ी आंखें स्पष्ट और चमकदार दोनों थीं। इस समय लियांग मिंकी को लगा कि वह असफल हो गई है। वह वास्तव में दिखने में मैडम से तुलना नहीं कर सकती थी। वह इस विचार से थोड़ी निराश थी। सौभाग्य से अनन्या ने सिर्फ नमस्ते कहा और रणविजय के साथ अंदर चली गई, 6 गैर सदस्यों के पीछे पीछे। चलो हम भी अंदर चलते हैं, झाओ दाहू ने आह भरते हुए कहा, क्योंकि वह लियांग मिंकी को समझ गया था। तभी उनके बगल में खड़े यू किंग ने उदास होकर कहा, क्या तुमने सुना? मैडम की आवाज़ बहुत साफ और मधुर है। ओह, हम दोनों महिलाएं हैं। ऐसा क्यों लगता है कि उसकी आवाज़ किसी फरिश्ते ने चूमी है, लेकिन मेरी आवाज़ तो कुत्ते ने कुतर दी है। तुलना करना घिनौना है। अध्याय 110। खुद को छोटा मत समझो किंग। मुझे तुम्हारी कर्कश आवाज़ बहुत पसंद है। झाओ दाहू ने धीरे से यू किंग के कंधे पर थपथपाया। बाहर निकलो। यू किंग ने झाओ दाहू के कंधे पर मुक्का मारा। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, फिर भी झाओ दाहू पीछे हट गई। आह, तुमने मुझे क्यों मारा? झाओ दाहू ने दयनीय ढंग से कहा। तुम कुतिया को मार खानी चाहिए। यू किंग ने अपनी मुट्ठी लहराए और रेस्तरां में चली गई। भीड़ रेस्तरां में घुस गई और बैठ गई। लियांग मिंकी थोड़ी विचलित थी।
हालांकि वह ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि वह दिखने में कमज़ोर है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि मेंगमैन की माँ वास्तव में उससे बेहतर दिखती है। अच्छा, लियांग मेंगकी ने हल्की सी आह भरी और उसके दिमाग में अनन्या की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। वह बहुत खूबसूरत है, लियांग मेंगकी ने मुंह बनाया। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? यू किंग ने दोबारा सोचा। मैडम, वह मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, लियांग मेंगकी ने कुछ खोई हुई आवाज़ में कहा। ओह ओह, मैंने अभी उसे ठीक से नहीं देखा। वह एक बहुत ही सुंदर महिला लग रही थी। यू किंग ने सहमति जताई। तुम्हें भी लगता है कि वह मुझसे बेहतर दिखती है न? लियांग मेंगकी ने अपने होंठ सिकोड़े। यू किंग मुस्कुराए और बोली, वास्तव में नहीं। जैसे ही वह समझाने जा रही थी, सामने की तरफ झाओफेंग ने धीरे से खांसी। वह लियांग मेंगकी के उदास होने को बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन साथ ही वह खुश भी था। कारण खुद ब खुद स्पष्ट था। तो उसने जवाब दिया, मेंगकी, तुम भी कमाल की हो। मैडम जितनी खूबसूरत, वह किसी को भी आकर्षक नहीं लगती। शायद कुछ लोग तुम्हें उससे बेहतर समझते हों। सच में, लियांग मेंगकी का अवसाद कुछ हद तक कम हुआ। बेशक, मेरे नज़रिए से तुम मैडम जितनी ही खूबसूरत हो। झाओफेंग ने सिर हिलाया। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम परेशान करने वाले हो। लियांग मेंगकी ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं। झाओफेंग को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। लेकिन उसके दिलासे के बाद लियांग मेंगकी काफ़ी शांत हो गई। वह एक ट्रांस में थी और बोली, मैं मैडम से अस्पष्ट रूप से परिचित क्यों हूँ? मुझे लगता है कि मैंने उन्हें कहीं देखा है। किंग, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं, यू किंग ने सीधे जवाब दिया। बहुत घबराओ मत, मेंगकी। शायद तुमने मैडम जैसी ही कोई खूबसूरत महिला देखी हो। झाओ दाहू ने कहा। ठीक है, ये सच है, लियांग मेंगकी ने बुदबुदाया। उसने मैडम का चेहरा साफ नहीं देखा, लेकिन उसकी चमकदार बड़ी आंखें याद थीं क्योंकि वे बस एक दूसरे को देख रही थीं। जबकि झाओफेंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। बेशक, लियांग मेंगकी मैडम से परिचित थी। आखिरकार, वह अनन्या थी, जो उन वर्षों में प्रसिद्ध थी, इसलिए यह अजीब लगता था कि लियांग मेंगकी उससे परिचित नहीं थी। रेस्तरां में नाश्ता हमेशा की तरह था। लोग एक के बाद एक लाइन में खड़े थे और रणविजय रसोई में नाश्ता बना रहे थे। इसके अलावा सन मिंग भी हर दिन मेंगमैन के लिए उपहार लाता था, जिससे मेंगमैन को इस मिलनसार चाचा से एक खास लगाव हो गया था। वान कियांग और वुलियिंग भी हर भोजन के लिए यहाँ आते थे। उस समय अपने पोते को लाने के अलावा वे किसी और को नहीं लाए थे। जो सबसे ज्यादा बदल गया था, वह था सन डोंगहेंग। अब वह कंपनी में कड़ी मेहनत करने और जब भी फुर्सत मिले सन मिंग के साथ जाने को तैयार था, जिससे सन मिंग खुश था। अपने बेटे के जीवन के आखिरी दौर में उसके बदलावों को देखकर वह बहुत खुश था। हालांकि इस दिन दो और लोग थे जो सन मिंग से ज्यादा खुश थे। वे ली फैन और ज़ुकियान थे जो रणविजय के रेस्तरां जा रहे थे। क्या मैं ये सूट पहनूं? क्या ये औपचारिक है? ज़ुकियान ने काले रंग के आरामदायक सूट पहने हुए पूछा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है, ली फैन ने सहजता से उत्तर दिया और फिर कहा, क्या मेरा नया खरीदा हुआ सूट ठीक है? क्या आपको लगता है कि यह नीली टाई मैच करती है? ठीक है, लगभग 9 बज चुके हैं। चलो अब चलते हैं। चलो चलते हैं। दोनों ने गंभीरता से कपड़े पहने जैसे कि वे किसी ब्लाइंड डेट पर गए हों। फिर वे बाहर निकले और एक काले रंग की लैंड रोवर कार में रणविजय के रेस्तरां में पहुंचे। हम लगभग वहां पहुंच ही गए हैं। रेस्तरां ठीक सामने है। देखो, वह रेस्तरां वहां है। मेंगमैन का कैजुअल रेस्तरां, बस यही है। ली फैन ने कार को रेस्तरां के सामने पार्किंग की जगह पर पहुंचा दिया। हे भगवान, जब वे कार से उतरने ही वाले थे तो ज़ुकियान ने जोर से उसके माथे पर थपथपाया। क्या बात है? ली फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हम पहली बार यहाँ आए हैं। क्या हमें कुछ उपहार खरीदने की ज़रूरत है? ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि मिस्टर काजल के क्या चाहते हैं और उन्हें कैसे भेजना है। ली फैन ने हिचकिचाते हुए आंख मूंदते हुए कहा, क्यों ना हम कुछ फल खरीद लें? मुझे नहीं लगता कि मिस्टर मेहरा के पास पैसे की कमी है। दूसरे उपहार भेजना शायद उन्हें पसंद न आए, इसलिए अपनी दयालुता दिखाने के लिए बस कुछ फल खरीद लें। मुझे ऐसा लगता है, चलो वहाँ चलते हैं और कुछ फल खरीदते हैं। दोनों ने कुछ देर तक कुछ कहा और गाड़ी से बाहर निकल गए। ली फैन ने सड़क के सामने सुपरमार्केट से 2 बैग फल खरीदे। चूंकि उसे चुनना नहीं आता था, इसलिए उसने कर्मचारियों के सामने जो भी महंगा मिल जाता था, जैसे आयातित केले और आयातित सेब, वह खरीद लिया। कार में बैठने के बाद ली फैन फिर से रेस्टोरेंट चला गया। उसने कार पार्क की और दोनों रेस्टोरेंट की ओर चल दिए। जब वे रेस्टोरेंट में घुसने वाले थे तो वे थोड़े चिंतित लग रहे थे। 8:30 बजे रेस्टोरेंट में खाने वाले लोग एक के बाद एक चले गए। अनन्या और जोफी लोगों की निगाहों के सामने 8 बजे खाना खत्म करके पहले ही चले गए। इस बीच उनका रात को आने का अपॉइंटमेंट था। दोपहर को उनके पास समय नहीं था क्योंकि एल्बम रिलीज होने वाला था और वे इन दिनों बहुत व्यस्त रहने वाले थे। जबकि झाओ फैंग, जो सुबह खाली था, रेस्टोरेंट में ही रहा और अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन से खेलता रहा। दरअसल वह सोच रहा था कि टैंग जहान से कैसे निपटें। तांग जहान द्वारा रखी गई सुंदरता से उसे पता था कि न्यू मून बे रोड पर तांग जहान के नंबर 78 हवेली के अध्ययन में एक पिछला कमरा था जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें थीं।
उसने इसे जीवन के जोखिम पर खोजा, इसलिए ये खबर बहुत मूल्यवान थी। हालांकि तांग जहान की अच्छी तरह से संरक्षित हवेली में प्रवेश करना मुश्किल है। इसके अलावा तांग जहान ने शायद ही लोगों को अपनी हवेली में आने के लिए आमंत्रित किया हो। यहाँ तक कि अगर कुछ महत्वपूर्ण था तो इसे हेड ऑफिस में संभाला जाएगा। तांग जहान को हाल ही में अपनी पहचान पर संदेह होने लगा था, जो एक खतरनाक संकेत की तरह लग रहा था। इसलिए झाओ फैंग को कुछ समय के लिए न्यू मून बे में अस्थायी रूप से घूमना पड़ा। ली फैन और जू कियान ने दरवाजा धक्का दिया और जब वह ध्यान में था तब अंदर आ गए। हम अभी नहीं खुले हैं। झाओ फैंग अपने आप में आया, दो व्यक्तियों को देखा और ठंडे स्वर में कहा। साइन एक दरवाजे पर था। आमतौर पर लोग अंदर आने से पहले ही इसे देख लेते थे, इसलिए आजकल ऐसे मामले बहुत कम होते हैं जब ग्राहक गलत समय पर रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं। ओह नमस्ते, मैं ली फैन हूँ। झाओ फैंग से भिड़ने के बाद ली फैन ने सोचा कि वह रणविजय है, इसलिए वह अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ चला गया और झाओ फैंग से हाथ मिलाने की कोशिश करते हुए रास्ते में अपने हाथ भी फैलाए। मैं तुम्हें नहीं जानता, झाओ फैंग ने एक नीरस जवाब दिया और पूछना चाहा कि क्या वे बॉस की तलाश कर रहे थे। झाओ फैंग के पूछने से पहले ली फैन हंसा। मिस्टर मेहरा, आपकी याददाश्त कमज़ोर है। मैं ही वह व्यक्ति था जिसने परसों आपको कॉल किया था और मैं आपसे गाने के बारे में बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं बॉस नहीं हूँ, क्या आप उसे ढूंढ रहे हैं? झाओ फैंग ने ली फैंग की तरफ देखा, खड़ा हुआ और बोला। ये जानने के बाद कि दोनों आदमी बॉस की तलाश कर रहे थे, झाओ फैंग ने और भी मिलनसार तरीके से पेश आया। बॉस, हम मिस्टर रणविजय को ढूंढ रहे हैं, ली फैंग ने कहा। तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए बुला लूंगा, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। झाओ फैंग ने सिर हिलाया और सीधे सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। रणविजय मिंगमैन को नहलाने और कपड़े पहनाने में मदद करने के बाद उसके बाल बनाने में व्यस्त था। ओह पापा, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। मैं इतने लंबे समय से बैठा हूँ, मैं वास्तव में थक गया हूँ, मिंगमैन ने मुंह बनाते हुए कहा। लड़की जानती थी कि अगर माँ बाल बनाती तो ये काम पूरा हो जाता। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। ओह डार्लिंग, हिलना मत, रणविजय ने हंसते हुए कहा। उसने मिंगमैन के लिए चोटियां बांधना सीख लिया था, लेकिन अभ्यास करने में भी समय लगा। रणविजय पहली बार अधिक सुंदर और जटिल चोटियां बांधना चाहता था, इसलिए उसने थोड़ा और समय लगाया। मेरे छोटे नितंब लगभग सुन्न हो गए हैं, मिंगमैन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। ठीक है, ये लगभग हो गया है। आखिरी चरण। रणविजय ने अपनी स्थिति बदली, मिंगमैन के सामने बैठ गया, उसके बालों को कंघी की और एक छोटे से फूल के पिन से उसके बालों को लटकाया। चलो, ये हेयर स्टाइल कैसा है? रणविजय ने मिंगमैन को पकड़ लिया और आईने के सामने आ गया। मिंगमैन ने जब अपना हेयर स्टाइल देखा तो वह पूरी तरह चौंक गई। हेयर स्टाइल अभी भी मिकी माउस के हेयर स्टाइल जैसा ही था, सिवाय इसके कि बालों की दो बॉल ढीली थी, बड़े घेरे के साथ, और उसके बाल साइड में विभाजित थे, जिससे मिंगमैन के प्यारे और खूबसूरत गाल पूरी तरह से दिख रहे थे। जब मिंगमैन ने खुद को आईने में देखा तो वह बहुत खुश हुई। बचकानी हरकतों से पूछा, क्या अंदर की छोटी राजकुमारी वाकई में हूँ? हाँ, छोटी राजकुमारी मिंगमैन है, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। हो, मिंगमैन एक छोटी राजकुमारी में बदल गई है। पापा बहुत बढ़िया हैं। मिंगमैन ने रणविजय की गर्दन को खुशी से गले लगाया और उसके गाल पर कई बार चुमा। हा, रणविजय जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कि सबसे खुशी का पल वह था जब मिंगमैन ने खुशी से उसके चेहरे को चूमा। यह एक तरह की मनोवैज्ञानिक संतुष्टि थी, सच्ची खुशी। पापा सबसे अच्छे हैं, मिंगमैन बहुत खूबसूरत है। हो। जैसे ही दूसरी मंजिल पर हंसी फूट रही थी, झाओ फैंग ऊपर आया और इस दृश्य को देखकर ऐसे माहौल में अपने दिल में गर्मजोशी महसूस की। पिता का प्यार पहाड़ जैसा होता है। बॉस जितना बढ़िया है, वह अपनी बेटी के सामने कुछ भी कर सकता है। वह वाकई महान है। झाओ फैंग ने माना कि कभी कभी बुरे पिता भी सख्त हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि उनके बच्चे भविष्य में उनसे भी ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। इसलिए बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सख्त शिक्षा अपरिहार्य थी। यह मानव स्वभाव था, लेकिन झाओ फैंग ने रणविजय में एक और तरह का पितृ प्रेम देखा, गर्मजोशी भरा स्नेह। ऐसी परिस्थिति में एक छोटी सी गलती बच्चे को बिगाड़ सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बॉस ने कभी इस मामले पर विचार ही नहीं किया। झाओ फैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और इन सब के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने रणविजय को देखा और हंसा। बॉस, नीचे दो लोग गाने के बारे में बात करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, रणविजय ने सिर हिलाया, मिंगमैन को पकड़ लिया और झाओ फैंग के साथ पहली मंजिल पर चला गया।